नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करें अपने क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मैं यहाँ पर एक दो लोगों को होस्ट बना देता हूं और आइए हम लोग, आज लोहड़ी का त्योहार है, शुभ त्योहार है। आज का दिन बहुत पवित्र त्योहार है, तो शायद कम लोग ज्वाइन करेंगे, लेकिन ठीक है, हम लोग आज भी आयुर्वेद पढ़ेंगे। कल मकर संक्रांति होगा तो तब भी हम पढ़ेंगे। पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं सबसे पहले शशि तिवारी मैम को बुलाना चाहूंगा। शशि मैम, आपका तबीयत ठीक है? हाँ जी, गुड इवनिंग सर। हाँ, मेरी तबीयत ठीक है। खाना खाई कल से? ठीक है। हाँ, कल तो आया था। कल तो मेरा थर्सडे फास्ट था, तो कल तो नहीं, फिर आज तो मैंने बनाया था, अपना खाया पी लिया है। जी। आप बताइए सर, आपका सब ठीक है? मतलब हाँ, आप देश बदलने की वजह से आपको कुछ तकलीफ नहीं हुआ ना? अब वैसा तो कुछ खास नहीं तकलीफ है, पर मुझे पता है कि हाँ, यहाँ का वेदर जो होता है थोड़ा ह्यूमिड होता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो रहती है। वही जो कान वाला इन्फेक्शन है वो ऑन ऑफ चलता रहता है। अब जैसे चंडीगढ़ चले जाएंगे तो तुरंत रिजॉल्व हो जाएगा, 2-4 हाँ। दिन में ही। तो ये प्रॉब्लम तो है, और दूसरी है कि यहाँ प्रैक्टिस नहीं की जा सकती क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम आएगी। हाँ, अच्छा ये बताइए कि जालना में गर्मी था, ठाणे में गर्मी था कि वहां पे गर्मी है? सर, जालना भी ठीक था, थाने भी ठीक था। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से जालना और थाने में, शायद जालना थोड़ा ज्यादा ठंडा रहा होगा, बट हाँ। ऑलमोस्ट हम लोग के लिए अगर चंडीगढ़ के हिसाब से सोचे तो जो नवंबर का वेदर होता है वो था जालना और थाने का वेदर। अच्छा। हाँ, वहाँ ज्यादा पुणे नहीं है। में जैसे तो सुबह गर्मी है। शाम आपने एक स्वेटर डाला तो भी चल जाता है, और चंडीगढ़ में तो हम लोग को सॉक्स है, टोपी है, शॉल है, बहुत कुछ डालना पड़ता है। अच्छा, और पुणे में आएंगी तो यहाँ फैन लगा के सोना पड़ता है, इतना गर्म है। माय गॉड। पुणे में एक बार आके देखिए ना, हाँ पुणे में सर, मैं बहुत ज्यादा आऊंगी। एक्चुअल में डिस्टेंस वहां से बहुत ज्यादा पड़ती है चंडीगढ़ से, तो सारी चीजों को, बल्कि वाइजैक से थोड़ा ठीक लगता है मुझे। तो मैं इस बार जब कर रही थी मुझे ख्याल नहीं आया था, अदरवाइज मैं हाँ। जालना से ही पुणे का रख लेती। तो क्योंकि जालना से थाने अलग हो जाता है, तो उन हाँ। लोग का भी करीब, मैं 2013 में वहां गई थी थाने। हाँ। एक्चुअली मेरी सिस्टर वाला मेरी छोटी ननद है, तो इस वजह से मैंने कहा लगे 2 दिन की ट्रिप में वहां भी दे देती हूँ। नहीं तो होता है कि कहीं जाती, मतलब मैं जाती नहीं जल्दी कहीं पर भी, ये अच्छा, वर्कशॉप्स आपने ये वगैरह नहीं भी। बताया मैम, आपने ये नहीं बताया कि आपको अग्निशिला का मिला, वो स्वर्ण जी सर। शलाका।
हाँ सर, आपने बोला, आपने लिखा था 24 कैरेट गोल्ड का है शलाका, वैसे लग तो रही है शलाका गोल्ड की है। आप अब दिखा सकते हैं? हाँ जी सर, श्योर, हाँ जी सर, अभी दिखाती हूँ। ये मैम गई थी ना, तो मेरा क्लासमेट डॉक्टर प्रवीण बन मेरू ने एक शलाका गिफ्ट दिया सभी लोगों को, जो भी डेलीगेट्स गए थे, जो भी वॉलेंटियर सब लोग। तो अभी शशि मैम दिखाएंगी। हाँ जी सर, अभी मैं दिखा रही हूँ। कैरेट्स का है शलाका, मैम। लेकिन सर शलाका तो जो होती है 12, 14 या 18 कैरेट कैरेट तक की होती है ना मैक्सिमम। उसने ऐसे मुझे बोला, मुझे नहीं मालूम है। शलाका अच्छा, इतना प्योर गोल्ड तो नहीं हो सकता था। हाँ वो मुझे एयरपोर्ट तो रोक लिया था। तो एक जगह तो मतलब इसमें बॉम्बे में तो नहीं रोका उन्होंने, वहां पर भी मेरा पर्स लेकर चेक किया था, फिर से उसको डाला था अपने स्क्रीनिंग में। लेकिन ये जो हैदराबाद एयरपोर्ट है तो वहां पर तो प्रॉपरली उन्होंने बोला कोई पिन, हमने कहा नहीं कोई पिन नहीं है, फिर मैंने बोला एक शलाका है। तो फिर उनको मैंने खोलकर प्रॉपरली दिखाया, तो उन्होंने पूछा किस काम के लिए यूज होता है। तो हमने कहा सर हेडेक वगैरह रहता है या इसकी कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम उसको वहां पर यूज करते हैं। तो ये मैंने उनको बताया था। मतलब मेटल डिटेक्टर ने पकड़ लिया कि कुछ तो मेटल लेके जा रही है हाँ एयरपोर्ट। नहीं, जबकि ऐसे मैं कहूँ तो मेरी पर्स के अंदर छोटा सा पर्स था, उसमें सेफ्टी पिन वगैरह था, बट उसको कंसीडर नहीं किया उन लोगों ने, बट इसको कंसीडर किया। हाँ, दिखाइए ना, हाँ वीडियो ऑन सर, करिए। वीडियो ऑन कर रही हूँ मैं। देखिए ये अग्निकर्म की शलाका, मैं आपको एक मिनट स्पॉटलाइट करता हूँ। ये सर, तो इसको कैसे यूज करना है, कहाँ गर्म करना है? जैसे सर ये क्या होता है कि इसको, इस टिप को मान लीजिए गर्म किया और हेडेक है तो इसको यहाँ पर करते हैं, क्योंकि मैंने अग्निकर्म वगैरह के किए हैं। तो यहाँ पर करते हैं, कई बार आउटर कैंथस के पास में भी करते हैं। डिपेंड ऑन द, मेनली माइग्रेन वगैरह में यूज होता है, और मतलब फेस वगैरह में कोई चीज इंजरी, फेस के केस में मतलब करते हैं। तो हमें सही से तो मुझे माइग्रेन वगैरह के केस का नहीं, ही पता जैसे है। साइटिका का पेन है, साइटिका का पेन में करते हैं ना अग्निकर्म, जहाँ जहाँ नहीं सर, साइटिका का। सियाटिका वगैरह के पेन में जब करते हैं तो उसमें या तो सप्तधातु शलाका या लौ शलाका यूज करते हैं। क्यों स्वर्ण शलाका नहीं यूज कर सकते? नहीं नहीं नहीं, श्वान शलाका तो बहुत डेलिकेट होती है सर, उसको तो देखते हैं ना प्रॉपरली गर्म करते हैं, क्योंकि मैंने सियाटिका का अपने हस्बैंड का खुद ही किया था। तो उसको तो प्रॉपरली मतलब गर्म करते हैं। इसको क्या होगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कैंडल लगा दिया, कैंडल के थ्रू यहाँ गर्म हो रहा है, और उसका ट्रांसफर होकर हीट यहाँ पर आएगी। ये ऐसा अच्छा। नहीं कि आपने इसको पकड़ा हुआ है, इसको हीट करके आप कर रहे हैं। तो यहाँ से ये इनडायरेक्ट हीट के थ्रू करते हैं, क्योंकि ये सब जो डेलिकेट एरिया है ना आपका, फेस हाँ वगैरह या हेड वगैरह का जो रीजन है, तो वहां के लिए यूज होता है। स्वर्ण सलाका हर जगह नहीं होता है। उस जी। तरीके से करने लगेंगे सियाटिका वगैरह के केस में, तब तो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। हाँ बराबर है। ये तो इसमें विद्युत गोल्ड वाहन, कितना है आपके हिसाब से? विद्युत इसमें वाहन। गोल्ड कितना है? हाँ गोल्ड रहता है एक्चुअली। मेरे पास तो रजत शलाका भी है, और मेरे पास सप्त धातु शलाका भी है, क्योंकि मैंने अग्निकर्म की कई सारी वर्कशॉप्स करी हैं और वहां पर परचेज कर जब रहा है तो मैंने परचेज भी किया है। और जो नहीं इसका तो ये लुक आ है रहा है, गोल्ड की है ना, ओरिजिनल गोल्ड है ना, कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया है गोल्ड का? सर ये अभी तो मुझे, अब तनिष्क के उस पर मैं जाऊं तो पता चलेगा, क्योंकि ये देखिए, ये मैंने रियल गोल्ड पड़ा हुआ है, बहुत पुराना है। हाँ और ये मैं अभी महालक्ष्मी गई थी ना, वहां पर बॉम्बे में मंदिर है, हाँ तो हाँ। महालक्ष्मी के बाहर मिल रहा था। तो महालक्ष्मी के बाहर उन्होंने कहा कि ये पंचधातु है, बट ये उन्होंने 150 रुपीज का दिया। तो हाँ पंचधातु अगर 150 रुपीज का है तो इसमें ना गोल्ड होगा ना सिल्वर होगा, क्योंकि अगर एक सिल्वर की मैं बात करूं कि छोटा सा कड़ा भी 500-600 या 800 के नीचे नहीं आता है, तो ये हाँ कैसे 150 का है? तो उसमें क्या करते हैं वो लोग, ट्रेसेस में डालते हैं सब चीजें। हाँ। और मेन जो सस्ती धातुएं होती हैं, मान लो लोहा हो गया या तांबा हो गया, गोल्ड के रिस्पेक्ट में बहुत सस्ता होता है, तो उसको डालते हैं। अभी इसकी जो फिनिशिंग है, चूंकि 2 दिन डाले हुए हैं, तो अभी इसकी गोल्ड जैसी फिनिशिंग है, लेकिन 1 महीने बाद ये बता देगा कि मैं क्या हूँ। अभी इतना बराबर। ही अगर मैं गोल्ड प्रॉपरली पहन लूं तो कम से कम 1-1.5 लाख का बनेगा। हम्म। ये चीज होता है सर। मैम, मैंने एक एक वो सुना था कि तिब्बतियन कोई प्रैक्टिस रहती है शलाका के द्वारा, कि किसके द्वारा वो चक्र खोलते हैं, आज्ञा का बहुत तत्काल तांत्रिक प्रैक्टिस रहती है, आज्ञा या सहस्त्रार पे काम करते हैं, उस कोई हीट या वायु का ट्रांसफर ही करते हैं इस तरीके से नहीं हम। देखिए, कोई सर ऐसा कुछ। अग्निकर्म जब करते हैं तो हर शलाका के थ्रू आप अग्नि ही हो करते हो। मेनली अग्निकर्मा यूज भी किया जाता है पेन मैनेजमेंट के लिए। जैसे आपके कॉर्न वगैरह है उसके केस में भी यूज होता है, सियाटका वगैरह के केसेस में यूज होता है, और बैक एक अगर हो रहा है तो उसमें भी यूज होता है, और भी बहुत सारी बीमारियों में लोग अग्निकर्म करते हैं। तो अग्निकर्म क्या सिंपली है, अगर मान लीजिए आपने इसको डायरेक्ट गर्म किया तो भी आप अग्नि करोगे,
मतलब कि हीट ही जा रही है आपकी बॉडी में। बट इसके केस में क्या होता है कि डेलिकेट ऑर्गन्स के लिए यूज करते हैं या डेलिकेट प्लेसेस के लिए यूज करते हैं, तो उसको इनडायरेक्टली हीट करते हैं। क्योंकि डायरेक्ट अगर करोगे तो हो सकता है कि फेस वगैरह पर स्कार पड़ने के चांसेस होते हैं, है ना सर। जी तो यहाँ पर ये चीज होता है। रही बात सर तांत्रिक प्रैक्टिस की, तो ना मुझे नहीं, मेरे मतलब को लगा कि अगर शास्त्रों में कुछ लिखा हो, मैं बस मैंने नहीं, इसलिए क्योंकि शास्त्रों आप में बहुत तरह की विद्या है सर। शास्त्रों में जी अगर कहेंगे जो हमारा हिंदू सिस्टम है या मतलब सनातन धर्म जो है हमारा, उसमें हर तरह की प्रैक्टिसेस हैं। आपने खुद देखो आयुष में एक वर्ड सिद्धा है, तो उनकी जो मेडिसिन का फॉर्मेशन होते हैं वो अलग टाइप के होते हैं, उनके नाम भी थोड़े से अलग होते हैं जो हम लोग को उतना नहीं पता चलता है। और तांत्रिक विद्या एक अलग टाइप की विद्या होती है, वो भी जगाते हैं। जैसे जिन लोगों को विश्वास नहीं रहता वो तांत्रिक विद्या पर भी फट मारते हैं, तो उनका कहना रहता है कि बहुत जल्दी रिजल्ट आते हैं, बहुत क्विक रिजल्ट आते हैं। बट अपना नहीं विश्वास है उसमें। जैसे यहाँ पर आपका गुवाहाटी में नहीं है मंदिर, कामाख्या, माँ कामाख्या का जो मंदिर है, तो उसमें तांत्रिक विद्या का ही मेन यूज होता है, वहाँ के मतलब पुजारी लोग जानते हैं। और कुछ और मंदिर भी हैं, बट अपना नहीं इंटरेस्ट है उन चीजों में सर। हाँ मैम, वही साइंटिफिक टेक्निक हो, इसलिए अभी जैसे क्या है वो बनारस में भी ना कुछ जैसे जो जो टीचर्स थे, जैसे वो कबूतर को जिंदा करते थे, मरे कबूतर को, तो सूरज की रोशनी से, जैसे पित्त होता है ना, हमें अग्नि चाहिए होती है जीवन के लिए। अब सूरज की रोशनी डायरेक्टली तो सुबह अल्केमी में आता है, जैसे सूर्य ज्ञान जो लाड़ी महाशय जी को था, या उससे आप यूजुअली पहले खाना बनाते, मतलब पहले पौधा उगाते हैं, फिर हम उस पौधे की अग्नि को धारण करते हैं। तो वो सूरज की रोशनी से इनडायरेक्टली कबूतर को जीवन देते थे। इसी तरीके से वो कुछ हीट से, वो मैंने मैम नारायण दत्त श्रीमाली जी की किताब में पढ़ा था कि वो आज्ञा चक्र को कुछ करते थे। इसलिए मैंने पूछा कि अगर ऐसा कोई कोई थेरेपेटिक वो भी हो, तो इसलिए इसलिए आपने बताया, ऐसे इनडायरेक्ट अभी बताया। थेरेपेटिक होना तो अलग चीज है। जैसे आपने कहा साइंस, साइंटिफिक, तो मैं एक वर्ड कहना चाहूंगी। कहीं पर भी अगर आप धर्म देखते हैं, आस्था देखते हैं, तो जहां आपकी साइंस खत्म होती है ना, आस्था एक्चुअली वहां से शुरू होती है। जो मेरी अपनी सोच है या जो मेरी अपनी समझ है, क्योंकि अगर आपने लॉजिक लगा दिया तो फिर वो विश्वास की बात नहीं रह जाती। जो हमारे रामचरितमानस में या ऐसे भी कहते हैं विश्वासम फलदायकम, या जेकर जहीं पर सत्य स्नेह तेते मिलन कर संदेह, मतलब किसी भी चीज के लिए होता है। तो उसको साइंटिफिक वे में कर मत किया करिए इस वजह से, क्योंकि देखिए आयुर्वेद में बहुत सारी बातें, पहले लोग बोलते थे कि लोग मतलब अदरवाइज नहीं लीजिएगा। मेरे एलोपैथ के मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे कहा था, ही इज अ कार्डियोलॉजिस्ट, तो कहता है तुम लोग गोमूत्र और चूर्ण चटनी से इलाज करोगे। और जब उसकी वाइफ को मतलब पीसीओडी हुआ तो मुझे कॉल किया, डॉक्टर साहब बताओ क्या दें ट्रीटमेंट। तो पहले हमारे आयुर्वेद को बोलते थे ना कि चूर्ण चटनी की दवा है, मतलब ऐसे करते हैं, घर का सिस्टम है। और एलोपैथी इज साइंटिफिक। जिसको आप जान गए, जिसको एक पैरामीटर्स में उतार आप लाए हैं, तो उसको आप बोलते हैं साइंटिफिक। और जो नहीं था, अब जैसे अगर किसी ने ध्यान ही है, आप उसको कहाँ से साइंटिफिक कहते हैं? कौन कौन से पैरामीटर हैं, कहाँ से रूल है, कितने दिन में सर्टेनिटी होगा? किसी को 1 महीने में भी ध्यान की प्राप्ति हो सकती है, किसी को साल भर लग सकता है, और किसी को पूरी जिंदगी भी नहीं होती। लोग कराते हैं ध्यान, उनसे पूछ लो अंदर बैठ करके, उनके मन का जो लेवल है वो वहीं पड़ा रहता है, उनके अंदर बहुत बदलाव नहीं आता है। क्योंकि अगर वो एक बार आ गया ना, तो सिस्टम से छूट जाते हो सारी चीजें, वो कहाँ छूट पाता है। तो जी जो जी गीता बोलती है ना कि प्रेम मुक्त करता है। और मुझे लगता है कि 99% लोग प्रेम का मतलब बंधन समझते हैं, जबकि वो प्रेम ही नहीं है, मोह है कि नहीं। जी मैम, जी बहुत रेयर जी लोग मैम। को सच में एहसास होता है कि प्रेम का मतलब क्या है। तो ऐसे ही अपना जो आयुर्वेद है ना, आयुर्वेद एक जीवन शैली है। और आयुर्वेद मतलब एक लाइफ स्टाइल है। मतलब लाइफ स्टाइल का मतलब है कि सच में वो जीवन ही है पूरा। नाम भले उसके शब्द में लगा हुआ है, पर वो पूरा अपना जो हिंदू धर्म है वही सब कुछ ही है, मुझे लगता है। हालांकि अभी मैंने बहुत कुछ का अनुभव नहीं किया है, ईमानदारी से शशि कहूँ। मैम, शशि मैम, हाँ, अगर सुन पा रही हैं शशि मैम, अभी एक पेशेंट है जो हनुमान जी बोल रहे हैं। ओके सर, सॉरी सर, प्लीज सॉरी। आप अभी केस टेकिंग करिएगा। हनुमान जी, आपके पेशेंट का नाम क्या ठीक है, है? थैंक यू ठीक है, मैम। थैंक यू जी सर। सर, स्पीकर के नाम है वो विवेक। उनको बोलिए कि वीडियो ऑन करे। हाँ सर, जी सर, विवेक आप ज्वाइन करिए सर। हाँ, कृपया आप ऑडियो भी ऑन करिए। मैं स्पॉटलाइट करता हूँ। स्पॉटलाइट कर है। हाँ, अच्छा, आपका हाँ ये ऑडियो। तो, हाँ ये तो जुड़े थे पहले, सॉरी मैं भूल गई। कोई बात नहीं, आप इनका केस टेकिंग करिए। और मंदाकिनी मैम, आप भी हेल्प करिए केस टेकिंग में। हाँ जी सर, हाँ जी सर, बताओ क्या नाम है आपका? जी सर, मैडम गुड इवनिंग, गुड सभी को इवनिंग। मेरा प्रणाम। प्रणाम सर। मेरा नाम डॉक्टर विवेक सिंह है मैम। मेरी वाइफ है क्रांति सिंह। ओके। उनका केस है
मैम स्टार्टिंग से आपको मैं पूरा भी बताता हूँ मैम। हम्म। हमारी शादी हुई 2017 में मैम। ओके। और शादी से पहले उनको मेंस्ट्रुएशन में कोई पेन वेन नहीं होता था। ओके। तो आफ्टर मैरिज फर्स्ट हम्म। मंथ ही मतलब हम्म। हल्का हल्का उनको मेंस्ट्रुएशन टाइम में दर्द शुरू हो गया। हम्म। तो हल्का हल्का था मैम, तो हमने ज्यादा उसमें ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे। हम्म। मैं उस टाइम पे रहता भी नहीं था साथ में, क्योंकि हमारी पीजी चल रही थी मैम बड़ोदरा से। डॉक्टर साहब, आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं कि एलोपैथ हैं? आयुर्वेदिक मैम। अच्छा, ठीक है सर। हाँ जी सर, तो बताइए। एक्चुअली मैं आपकी टर्मिनोलॉजी से कम लग रहा था, इसलिए मैंने आपसे पूछा। अदरवाइज जी आप जी आर्तो दुष्टि बोलते ना। जी 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 चलिए। जी ये जी कॉलेज में पढ़ाते हैं मैडम। ठीक है। चलिए जी सर, जी। बताइए। और उसके बाद मैम थोड़े दिनों बाद मतलब साल भर बाद उनको अचानक ही सीवियर पेन हुआ लोअर एब्डोमेन पे। हम्म। और उसी टाइम पे इनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी चल रहा था मैम। तो उस टाइम पे मैं घर पे था नहीं, मम्मी लोग थी, तो यहीं पास के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले गए। तो वहाँ उन्होंने कुछ भी लाइन अप इन्वेस्टिगेशन कुछ भी नहीं किया। हम्म। मुझे उन्होंने डीएमसी कर दी। अच्छा। हाँ। जबकि फिर भी कोई आराम नहीं मिला उसके करने के बाद भी। वो बोले कि मतलब कुछ ऐसा है, उसको हम क्लीन कर देंगे तो आराम हो जाएगा। तो नहीं वो तो था किस कि बेसिस कोई पर जांच डीएमसी तो कराई करती है? होगी सर, कोई तो दो। जांच, कोई अल्ट्रासाउंड, कोई पेशाब कुछ कुछ भी भी नहीं कराया? एवरीथिंग नहीं थी, कोई भी एक भी इन्वेस्टिगेशन कोई भी जांच नहीं लोकल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जबकि वो MS MBBS गायनिक थी। नहीं सर, MS MBBS गायनिक थी, कुछ रीजन रहा होगा। एज बीइंग आप डॉक्टर, आपको उनसे क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए था कि मैडम मैं आप ये एक्चुअली गलती क्यों कर रहे हो। हाँ आपने एक्चुअली किया नहीं, मैम क्यों नहीं किया? मैं था नहीं। मैं ओके। बड़ौदा में था। मुझे तब पता चला जब ये सब करवा के अगले दिन मुझे इन्फॉर्म करते हैं कि ऐसा हुआ था। तो हम वहां गए तो ऐसा करवाया है। ये केस कब का है सर? 2017 का ही? 2018 का मैम। ओके, 2018 का है। नेक्स्ट आगे क्या हुआ सर? फिर 18 में फिर ये हुआ मतलब कि वहाँ डीएमसी। उसके बाद दर्द तो बंद हुआ नहीं मैम। फिर मैं आया अगले महीने। हम्म। हम्म। इसके बाद मतलब उसी मंथ में आया। तो फिर मैं इनको नागपुर ले गया। नागपुर में सर्जन है गायनिक, उनके यहाँ मैंने मैम हम्म। इनका दिखाया और USG कराया। तो वहाँ पे इनको अपेंडिक्स शो हुआ मैम। तो फिर मैडम वहाँ की अपेंडिक्स को अपेंडिक्टॉमी किया उन्होंने। ओके। उसके एंड बाद शी वाज फिर आल्सो एलोपैथिक? जी जी। सर प्लीज गायनिक हिस्ट्री दीजिए पूरा। कितने बच्चे हुए, कैसे हुए, कितने अबॉर्शन हुए सर? तभी ना ये जो आपका स्त्री रोग वाला है ना, आप सर हम मैडम से पूछिए ना मैम। मैडम हाँ से सर, पूछिए आप ना। मैम को बुलाइए, वो ज्यादा अच्छे से क्लियर करेंगी हमें। जी जी बिकॉज मैम। विदाउट गायनिक वो हिस्ट्री तो सर ये कुछ दीपक हो नहीं जला रही है पाएगा। मैम, जस्ट आ रही हूँ, दीपक जला के आ रही है मैम। ठीक है सर, ओके। तो हाँ अब बोलिए सर। तो उस टाइम पे ये हुआ मैम। और उसके बाद सभी चीजें थोड़ा जब अपेंडिक्स का ऑपरेट हो गया तो सब चीजें ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं थी मैम उस टाइम पे। जी सर। फिर दर्द और जो होता था वो बंद हो गया। फिर 4-6 महीने बाद फिर से हल्का हल्का स्टार्ट हुआ दर्द। उसी टाइम पे इनको थायराइड भी जब डिटेक्ट हुआ मैम, जब ऑपरेट कराए थे उसके बाद से। ओके सर। तो TSH एबनॉर्मल आया मैम। उसके बाद TSH थायराइड की हमने आयुर्वेद मेडिसिन चलाई कुछ दिन पर। फिर कुछ दिन चलाने के बाद थोड़ा सा नॉर्मल जब रहने लगा तो मैंने हम्म। टेपर डाउन करके मेडिसिन बंद कर दी थी। हम्म। और एलोपैथी थायरॉक्सिन बंद कर दी थी। बस ये आयुर्वेद अपनी थोड़ी चल रही थी मैम। थोड़े जी दिन बाद सर। उसको भी बंद इंटरमिटेंटली देता रहता था अल्टरनेट में। जी इसके सर। बाद फिर प्लानिंग का हुआ तो मैंने कंसल्ट किया। जी सर। तो कंसल्ट करने पे कुछ नहीं, उन्होंने बताया ठीक है आप प्लान कर सकते हो, है ना। हम्म। और जबकि उस थोड़े दिन बाद 5-6 महीने 4-5 महीने बाद फिर से दर्द स्टार्ट हुआ। जब ये कोविड का फर्स्ट कोविड आया था मैम, हम्म। फर्स्ट फेज में, हम हाँ उस जी, हाँ टाइम जी। पे देहरादून के पास थे। हम्म। देहरादून के पास से तो उस टाइम पे एक मंथ में अप्रैल में जी सर। अप्रैल मंथ में कंटिन्यू ओवर ब्लीडिंग हुई मैम। ओके सर। और कंटिन्यू 1 मंथ बंद ही नहीं हो रही थी मैम, स्टॉप नहीं हो रही थी। तो फिर इसके बाद हमने अपनी आयुर्वेद औषधियां सभी चला ली मैम, मैंने जितना हमें अनुभव था मैम। तो सर आप आयुर्वेद में किस फील्ड में हैं मतलब?
क्योंकि आयुर्वेद में भी आगे मतलब एमडी किस फील्ड, एमडी जी किया है क्या? पैथो में मैम। ओके गुड, तब तो आपको सर उसके ज्यादा सर जिस समय ब्लीडिंग हो रही थी उस समय थायराइड की क्या क्या स्थिति थी? थायराइड नॉर्मल था या फिर मतलब नॉर्मल कुछ? था मैम, थायराइड नॉर्मल था, 4 पॉइंट कुछ करके था मैम, हाँ। TSH। और इसके जी अलावा और कोई जांच भी कराई थी आपने थायराइड के अलावा? थायराइड के अलावा प्रोलैक्टिन कराया था, ESR कराया था, ये और CBC कराया था मैम। हम्म, तो सारी चीजें नॉर्मल थी मैम। जी सर। हाँ ठीक जी है सर, सर। कंटिन्यू करें प्लीज। और उसके बाद USG कराया था मैम। तो USG में वो मतलब कि MBBS गायने की थी, वो खुद ही करती थी USG। तो उन्होंने किया तो उन्होंने बोला कुछ नहीं है, ये नॉर्मली किसी किसी को दर्द होता है। मतलब मुझे उनका कुछ, अब हमारे पास उस टाइम पे ऑप्शन नहीं थे मैम दूसरे, तो हमने अभी कहीं मतलब जा भी नहीं पाया कि हम कहीं और इन्वेस्टिगेशन करा पाते जी सर। जांच। जी सर। तो वहां पे उन्होंने 3-4 महीने हमारे ऐसे ही चले गए मैम। कुछ हमें जस्टिफाइड नहीं हुआ, कुछ निदान भी नहीं हमें मिल पाया कि क्या है डायग्नोस प्रॉपर क्या है। तो बिल्कुल। वहां हो गया ये 2-4 महीने ऐसे ही खिंच गए मतलब। इसके बाद मैं 2021 में आजमगढ़ में आया मैम। तो वहां पे भी एक MBBS गायनिक मैडम थी BHU से। तो उनको दिखा, पहले आयुर्वेद डॉक्टर थी मैडम, उनको दिखाया, एक प्रज्ञा सिंह करके हैं, उनको दिखाया। हम्म, तो उन्होंने पूरा एलोपैथ ट्रीटमेंट दिया। ओके। और दर्द हमारा ये इनका कंटिन्यू बना ही रहा मैम, दर्द कभी ठीक ही नहीं होता। मतलब 24 आवर और होल मंथ हम्म। कंटिन्यू दर्द बना ही रहा, जब अप्रैल से। हम्म। दर्द बंद अच्छा ही नहीं सर, होता अभी था। आप बताओ, आपके बच्चे उच्चे भी हैं कि नहीं अभी है? नहीं मैम, अभी अभी प्लानिंग का ही इशू आया मैम। प्लानिंग करने के जब नहीं, अभी हुआ बहुत तो। कुछ मैं आपसे पूछूंगी। एक बार आप जो कह रहे थे, मेरा ये था कि पहले आप अपनी बात कह लीजिए, जितना आप जानते हैं, जी जी। जितना तो आप उसके समझते बाद हैं। मैम यहाँ जब दिखाया ना जो चीजें हुई मैम, तो यहाँ दिखाने के बाद वो मैडम ने हम्म। शिवरात्रि का टाइम था 2021 का मैम, शिवरात्रि का ही दिन था। वहां पे जी सर। उनको दिखाया यूनिवर्सिटी की। उन्होंने फिर पूरा प्रॉपरली उन्होंने हम्म। बताया कि सर हम्म। इनको एंडोमेट्रोसिस है, एडिनोमायोमा है, ये है, और ऐसा ऐसा केस है आपका। हम्म। तो वहां से 1-2 महीने उनके यहाँ ट्रीटमेंट लिया मैम। फिर मैंने फिर देखा और समझा। तो मैंने कहा इसमें तो एलोपैथ में सिर्फ हमको यही मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। हम्म। फिर मैंने मूव किया अपने, फिर आयुर्वेद में, फिर कई सारी जगह समझा। फिर हमें डॉक्टर चंचल मैम हमारे एक नोन थे, नागपुर के हम्म। योगेश सर। तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर चंचल शर्मा दिल्ली में बैठती हैं, उनके यहाँ दिखा लो। हम्म। तो मैं वहां दिखाया मैम। वहीं का ट्रीटमेंट अभी भी कंटिन्यू चल रहा है मैम। बाकी ओके। चीजों में आराम है, अच्छा हम्म। आराम है मैम। और वो उनका कहना है कि कंसीव होगा, अब कब हो जाए ये नहीं पता। बट हम्म। चीजें अभी, दर्द में आराम नहीं है मैम। बाकी कई मतलब कि दर्द में आराम कब, ये 2-4 दिन में, 2nd डे और 3rd डे हम्म। बहुत ही पेनफुल होता है मैम। बाकी दर्द तो आराम हो चुका है मैम। कोई सर बात नहीं अभी सर, वो उनका तो जो हम उनसे एक बार पूछेंगे। सर उनका जो अभी ट्रीटमेंट चल रहा है मैम का आपकी, उनका अभी जी आयुर्वेदिक चल रहा है? आयुर्वेदिक की ट्रीटमेंट ही जब से चल रहा है मैम, हमने फिर एलोपैथ में गए ही नहीं मैम। अच्छा अच्छा, तो सर क्या क्या चल रहा है कुछ बताएंगे? अभी मैं आज का प्रिस्क्रिप्शन आपको, हाँ सर, ग्रुप में डाल सर दीजिएगा। को दीजिए ना सर, वो शेयर करते ग्रुप में हमको। जी मैं अभी आपको आज का प्रिस्क्रिप्शन अभी शेयर करता हूँ। आज का भी सर, और जो जो रिपोर्ट्स आपने अपनी उनको मैम को दिखाई थी ना, वो सारी रिपोर्ट्स भी शेयर करिएगा सर। जी मैडम पूजा कर चुकी? जी जी मैम से ही बात करवा देता हूँ हाँ, अभी। तो प्लीज आप उन्हें लाइए। जी जी। हाँ एक सेकंड। आगे बढ़ो, नमस्ते करो। हाँ जी मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। चलिए, अब आपसे बात करते हैं। अपना बताइए मैम, हिस्ट्री आपकी बताओ। उम्र कितनी है? 30। 30 ईयर्स है। ओके। और 2017 की आपकी शादी हुई है, मतलब 24-25 के आसपास थे आप? जी। थोड़ा सा कैमरा आप उनकी तरफ करेंगे डॉक्टर साहब? चलिए, बताइए मैम, आपको पीरियड किस उम्र में शुरू हुआ था? मुझे पीरियड मैं 8 क्लास में थी तब शुरू हुआ था। अब कितनी मैं कितनी उम्र कितने रही ईयर होगी की थी आपकी? ये मुझे याद नहीं, लेकिन मैं 8 क्लास में थी। 8th क्लास की एज लगभग तो कुछ आपके दिमाग में होगी ना, कि आपने हाई स्कूल जब पास किया था कितने साल के थे? हाई स्कूल 14 साल तो में पास किया, 16 साल में? 2008 में मैंने हाई स्कूल पास किया था। तो 2006 में आपने एट 8th
8 में या 10 में पास आउट हूँ मैं। चलिए कोई बात नहीं, छोड़िए। मतलब 13-14 साल की उम्र रही होगी करीब आपकी। हाँ जी। तो मैम आपको जब पीरियड शुरू हुए तो कितने दिन रहते थे? मुझे पीरियड नॉर्मली 4 दिन। 4 दिन रहते थे। 4 दिन में कितने दिन फ्लो अच्छा रहता था, कितने दिन नहीं, या चारों दिन बराबर रहता था? 3 दिन फ्लो रहता था, फोर्थ डे थोड़ा आके फिर बंद हो जाता था। ओके। अच्छा, एक बात बताइए, नंबर ऑफ पैड कितने रहते थे लगभग डेली? उस टाइम पे नॉर्मल ही रहते थे पैड, मतलब जितना होना चाहिए उतने ही यूज होते थे मैम। अच्छा। और तो अभी के हिसाब से बहुत कम है। नहीं, मैं अभी सारा पूछूंगी आपसे। हाँ जी। क्योंकि देखो पीरियड का ही रिलेटेड मेल गायनी की प्रॉब्लम है, तो आपका पीरियड रिलेटेड मुझे बहुत कुछ पूछना पड़ेगा। तो उस वक्त पीरियड में कोई पेन वगैरह तो नहीं रहता था? उस टाइम पे नहीं होता था पेन। कोई जो पीरियड्स आते थे उसमें कोई क्लॉट वगैरह तो नहीं रहता था? क्लॉट नॉर्मली हल्का होता था बीच बीच में, वैसे नहीं होता था कंटिन्यू। अच्छा, उसमें कोई जलन वगैरह ज्यादा रहती हो, या कभी लगता है उसमें स्मेल वगैरह ज्यादा है? नहीं मैम, मुझे उस टाइम पीरियड अच्छा होता था। मैं जब ये हाई स्कूल पास आउट करके गई, 12th के बाद मैं गई इलाहाबाद। जब मैं इलाहाबाद गई तो वहां मुझे पीरियड रेगुलर आया, मतलब 15 दिन मुझे वहां पीरियड कंटिन्यू बना रहा, मेरा पीरियड नहीं बंद हो रहा था। फिर मैंने वहां पीरियड आने के कितने दिन बाद की बात है? जब मीनारकी शुरू हुई तो मीनारकी के कितने दिन की बात है ये? मैम ये आप इलाहाबाद कब गए थे? +2 करने के बाद गए थे कि बिफोर +2 गए थे? हाँ, तब मैं यही 19 साल की रही होंगी। चलिए, तो मतलब पीरियड शुरू होने के 4-5 साल बाद आपके साथ ऐसा हुआ कि लगातार 15 दिन आए। लगातार 15 दिन में क्या हैवी फ्लो था या लो फ्लो था? हैवी मतलब फ्लो जब थोड़ा भी हैवी फ्लो था, मतलब मेरे 2-2 घंटे में पैड गीले हो जाते थे, दाग लग जाता था। ओके। तो वो फिर जाकर डॉक्टर को दिखाया कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी तो आप डॉक्टर बच्चे को होते हैं। जाके दिखाया तो उन्होंने कुछ टैबलेट्स दी और जांच कराई। जांच में उस टाइम पे कुछ नहीं निकला, सब कुछ नॉर्मल था। हार्मोनल जो इम्बैलेंस थे उसकी दवा दे दी थी उन्होंने। उसके बाद मैंने उसको खाया तो मेरे पीरियड्स बंद हो गए थे उस टाइम पे। फिर मेरे अंदर मतलब हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है बहुत कम हो गई थी। कितनी हो गई थी उस वक्त? उस टाइम पे 7 ग्राम हो गई थी। और जब ये चीजें नहीं होती थी, मतलब जब आपका पीरियड ठीक आता था, तब आपका हीमोग्लोबिन कितना रहता था? उस टाइम पे मैम मैंने कभी ऐसे टेस्ट ही नहीं कराया। चलो कोई बात नहीं। जब ये 7 आ गया था तो क्या आपको बहुत ज्यादा वीकनेस लग रही थी, चक्कर उतर आ हाँ, रहे मुझे बहुत वीकनेस हो गई थी, मेरे हाथ के उंगलियों में काले काले निशान पड़ गए थे। अच्छा, तो जब ये 15 दिन का जो पीरियड आया था उसके कुछ दिन पहले से या कुछ महीने पहले से ऐसा तो नहीं था कि बहुत मतलब पढ़ाई लिखाई का या तो बहुत टेंशन है या कोई और बहुत टेंशन है, हाँ, या मैं खाने बहुत पीने ज्यादा की? स्ट्रेस था पढ़ाई का। क्या कर रहे थे आप? मैं बीकॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कर रही थी। तो बीकॉम आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कर रहे थे, तो उसमें इतना टेंशन क्यों पाल लिया भाई? मैं मतलब किसी के टॉप घर करना पे था? रहती थी। टॉप करना था? हाँ, ऐसे ही कुछ था, मतलब शुरू से ऐसे पढ़ाई को लेके वो थी मैं। अच्छा, पढ़ाई को लेकर बहुत हाईली एम्बिशियस हैं आप? हाँ। ओके। तो ये जो पढ़ाई की टेंशन लेने की आदत थी, ये किस क्लास से टेंशन शुरू हो गई थी? ये मतलब यही मतलब शुरू से ही आदत थी। जब 10th के पेपर होते थे तो मैं रात भर पढ़ती थी, सोती ही नहीं थी। नहीं, 8th वगैरह में भी, क्योंकि पीरियड आपके 8th में शुरू है, तो क्या 7th 8th में भी टेंशन होती थी एग्जामिनेशन के टाइम में? हाँ, एग्जाम के टाइम में हमेशा टेंशन होती थी। अच्छा, तो जब ये टेंशन होती थी तो ऐसा भी होता था कि पेट वोट गड़बड़ होता था, कि लूज मोशन हो हाँ, रहे हैं, एग्जाम में ऐसे कॉन्स्टिपेशन? लूज मोशन जैसे डर डर अगर लगता है तो लूज मोशन जैसा होता था। तो ये किस क्लास 4th 5th से ही शुरू हो गया था कि 7th 8th से शुरू हुआ था ये लूज मोशंस वगैरह? मतलब ऐसे नहीं होता था लूज मोशन। नहीं नहीं नहीं, मतलब एक होता है ना एग्जाम रिलेटेड वाला जो टाइप का होता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। क्योंकि देखो, अगर आप बहुत ज्यादा टेंशन लोगे जिसकी वजह से, मतलब आप ये कह रहे हो ना कि 19-20 साल के बच्चे थे और 19-20 साल की उम्र में आपके पीरियड अगर अफेक्ट हो रहा है, इसका मतलब स्ट्रेस का लेवल बहुत ज्यादा है मैम। बड़ी सिंपल सी बात आप समझिए, बच्चों को नहीं होना चाहिए। लेडीज को जो होता है ना, उनके पीछे फिर और भी बहुत सारी वजह होती है। बच्चों को तो 2 ही काम होते हैं भाई, पढ़ाई लिखाई करना है, खेलना कूदना, खाना है।
है ना। पेरेंट्स को तो और भी मतलब या अधिक एज की लेडीज को और टेंशन होता है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपने इतना, क्योंकि स्ट्रेस से पीरियड अफेक्टेड होते हैं तो पक्का सी बात है। और अगर कंटिन्यूस बहुत लंबे टाइम तक स्ट्रेस लिया जाता है तब ये चीजें होती हैं कि पीरियड बहुत फ्रिक्वेंटली आ गया, 10-10-15 दिन पर आ गया या ज्यादा आ गया, इस वजह से हम आपसे पूछ रहे हैं और कोई बात नहीं है। ठीक है। और इसके साथ जैसे आपकी आदत रही, मान लो एग्जामिनेशन का टाइम है तो रात रात में जागते थे, ये एग्जाम के टाइम ही सिर्फ 10-15 दिन ही जागते थे कि लगभग साल भर भी चलता था कि हम नहीं देर रात नहीं, नॉर्मली एग्जाम के टाइम पे। नॉर्मली आप कितने बजे सोते हो, जागते थे? मैं उस टाइम पे ऐसी 11 बजे 12 बजे, कभी 10 बजे। अच्छा, उठते कितने बजे थे आप सुबह? मॉर्निंग में मेरी क्लासेस रहती थी तो 6 बजे। अच्छा, मॉर्निंग क्लास रहती थी तो 6 बजे। तो क्या दिन में सोने होने की भी आदत थी मैम आपकी? हाँ, दोपहर में सोने की आदत है। कितने घंटे? कभी कभी तो 3 घंटे, कभी 4। मतलब दोपहर वाली नींद जब होती थी तो उठने का मन ही नहीं करता था। तो ये दोपहर वाली जो नींद लेने की मतलब अच्छी आदत है, ये किस उम्र से आपको आई थी? मतलब ये किस मेरे को क्लास में शुरू थे से तब से ये ये मेरे को अच्छी आदत शुरू है? से ही है। मतलब अब नहीं बचपन से? सोती, लेकिन पहले होता था कि बहुत सो जाती थी दोपहर में। अभी अब कितना सोते हैं, अब कितने घंटे सोते अब हैं? मुझे नींद ही नहीं आती मैडम। कितने साल से? अभी मतलब यही जब से ट्रीटमेंट चल रहा है ना, मुझे नींद दोपहर में बहुत कम हो गई, नींद आती ही नहीं दोपहर में। तो ये ट्रीटमेंट कब से चल रहा है, 1 साल 1.5 साल? ये 2 साल हो गया। 2 साल से आप दिन में नहीं सो रहे हैं, उसके पहले आप दिन में सोते थे, है ना? हाँ हाँ जी। रात को नींद आती है अभी अच्छी सी? आती है कभी कभी, कभी कभी नहीं आती है, ऐसे उस टाइप का मतलब हो जाता है कभी कभी। ये जुकाम कब से हुआ है जिसकी वजह से आंखें थोड़ी सी जुकाम भारी लगे? मुझे मतलब ये जेनेटिक है मैम। अरे जेनेटिक छोड़िए, पहले आप मुझे बताइए जुकाम कब से है, मतलब कि जुकाम मैम बचपन से ही है। मतलब साल भर जुकाम रहता है? हाँ, एलर्जिक प्रॉब्लम है। अच्छा, एलर्जिक प्रॉब्लम है। हाँ ओके, तो बचपन से ही हमेशा जुकाम बना रहता है? हाँ जी, ये मतलब ठंडी से हो जाता है, डस्ट से हो जाता है। अच्छा, ठंड या डस्ट कुछ भी पड़ता है तो नाक बहने लगती है कि नाक बंद होती है? नाक बह मतलब आता है पानी जैसे जैसे ठंडी में हाँ खासकर। नहीं, जैसे कई सारे लोग को उल्टा भी होता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि रनिंग नोज ही रहता है कि भाई जैसे रनिंग नोज आया कुछ दिन बाद फिर नाक बंद भी होती है, तो इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं और कोई बात हाँ, नहीं है। नाक मतलब बंद होती है बीच बीच में, ऐसा नहीं कि कंटिन्यू बहती रहती है। हाँ नहीं, मतलब प्रॉब्लम फिर बहुत फील होती है ना, इसलिए हम आपको पूछ नहीं, रहे हैं ज्यादा क्योंकि नहीं है, मतलब है। ओके, तो ये बचपन से प्रॉब्लम है ना, हाँ जी। नाक बंद। क्या कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी रहता था मैम बचपन से आपको? नहीं, बचपन से कभी नहीं हुआ, लेकिन जब ये डिजीज सिग्निफाई हुआ तब मुझे बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होती थी, बहुत ज्यादा डकार अब होता था। जब मतलब कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आ गई उसके बाद पता चलने लगा कि उसके 1 साल भर हाँ, पहले उसके से? पहले से मतलब 2-3 महीना से पहले से होती थी, फिर जब सोनोग्राफी हुआ तो फिर जब मैडम ने टैबलेट दी तो मुझे आराम हुआ उससे। अच्छा, नहीं मैम ने टेबलेट दिया तो आराम आया। मैं वही हाँ पूछ रही हूँ जी। कि ये जो बीमारी आपकी 2021 में डायग्नोस हुई है कि 20 में? 2021 में। 2021 से पहले कॉन्स्टिपेशन रहने लगा था लंबा सा, है ना? हाँ जी। तो क्या कॉन्स्टिपेशन जब रहता था तो गैस एसिडिटी वगैरह भी बनने लगी थी? हाँ, गैस बनती थी। गैस बनती थी। फिर सर दर्द वगैरह भी होता था? हाँ, सर भी दर्द होता था। और काफ मसल्स में भी पेन होता था, मतलब आपका जो हाँ पैर होता है? हाँ हाँ। अच्छा, इसके अलावा और भी कोई तकलीफ होती थी? उसके ये बैक पेन होता था। अच्छा, जैसे जब कॉन्स्टिपेशन रहता था तब नींद की प्रॉब्लम भी थी? नहीं नहीं, नींद उंद अच्छे से आती थी। नहीं, अच्छा, मतलब सोती बहुत थी मैं। कितने घंटे सोने की आदत रही आपको? मतलब दोपहर में भी सो जाती थी 1 बजे से लेके 4 बजे तक, फिर उसके बाद रात को भी 11 बजे से लेके दिन में 6 7 8 ऐसे सो जाती थी। तो जब ये सोते थे तो आप लेटते थे कि आपको अच्छी नींद आती थी? हाँ, नींद अच्छी आती थी, श्योर? मतलब बहुत ज्यादा नींद आती थी। अच्छा, बहुत ज्यादा? बीपी उपी ठीक रहता था? हाँ, बीपी उपी सब अच्छा रहता था। अब मैम अपने 3-4 साल से ये बता दो कि लगभग आप जैसे कितने बजे सोते हो, कितने बजे उठते हो, क्या क्या खाते पीते हो? अभी एक जब बार से आप मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है तब से मैं दोपहर में नहीं सोती हूँ। रात हम्म को 10-11 बजे सो जाती हूँ और हम्म मॉर्निंग में उठ जाती हूँ 6-7 बजे, 7 मैंने बजे। क्या कहा, 3-4 साल पहले से?
तो अभी तो 3-4 मैम ने साल बहुत पहले कुछ तो आपको बताया मैडम होगा, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि जो आपका रूट कॉज है ना, जहाँ से आपका पीरियड शुरू हुआ है उसमें प्रॉब्लम शुरू हुई। जैसे आप 19 साल के थे तो लगातार 15 दिन आया, मतलब उस वक्त भी कुछ था, एक तो स्ट्रेस था, स्ट्रेस के अलावा भी हो सकता है खाने पीने का कुछ उल्टा पुल्टा हो। इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप अपना थोड़ा बताएंगे क्या क्या खाने पीने का है, कितने बजे खाने पीने का है, ये सब सारी चीजें, मतलब एक तरीके से पूरा एक 24 आवर का शेड्यूल मुझे अब चाहिए। अभी का बताना है कि पहले का? आप अभी का भी बता दो और पहले का भी प्लीज बताओ। पहले मेरे मतलब खाने खाने पीने में मतलब बाहर का ज्यादा था, अच्छा, घर का बाहर कम। भी घर का कम था। और क्योंकि मैं बाहर रहती थी, घर पे नहीं रहती थी, इसलिए बाहर के जंक फूड ज्यादा थे और चावल दोनों टाइम खाती थी। तो आपका जब रनिंग नोज था, आपको पता है कि एलर्जी टाइप का आपका मतलब जुकाम की प्रॉब्लम थी, तो भी आप दोनों टाइम चावल लेते थे? मुझे नॉलेज नहीं था कि मुझे शाम को चावल नहीं खाना है। उस टाइम पे हॉस्टल में थी, तो हॉस्टल में ये चावल 2 रोटी दाल ऐसे आता था दोनों टाइम पे। अच्छा, किसका है भाई? आप हॉस्टल में कितने साल तक रहे, मतलब कितने ईयर तक रहे? हॉस्टल में मैं 4 साल तक रही। नहीं, मतलब अभी आप 25 के हैं मान लो, नहीं सॉरी 30 के हैं आप, तो कब तक हाँ, रहे, किस एज तक आप हॉस्टल में रहे हैं? मैं 2019 से लेके 2000 हाँ, मतलब 19 साल से लेके 26 साल तक रही हूँ हॉस्टल में। 26 साल तक रहे हैं, मतलब इधर 2018 के बाद, क्योंकि आपकी 2017 की शादी है, मतलब हाँ, बिफोर। 17 की शादी के बाद बंद हो गया मैम इनका हॉस्टलिंग। ठीक है, शादी के बाद, वही मैं पूछ रही हूँ कि तो वहां का तो खाने पीने का चलो दोनों टाइम चावल मिलता था इसलिए खाते थे, और हाँ फिर जी। हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं लगता था इसलिए जंक फूड खाते थे, है ना? हाँ जी। तो जब आप अपना बाहर आए, मतलब घर से, वहां से हॉस्टल से बाहर घर आए, तो आपकी फूडिंग हैबिट्स चेंज हुई कि तब पर भी बाहर का रहा खाने का खूब अच्छा खासा? नहीं नहीं, घर पे आती थी तो घर का ही खाना ज्यादा खाती थी। नहीं नहीं नहीं, जैसे आप 2017 से शादी हुई तो पक्का सी बात है घर पर रहना शुरू कर दिया। हाँ तो जी। जब घर पर रहना शुरू कर दिया तो क्या आपके खाने का सिस्टम चेंज हुआ कि अभी भी क्रेविंग होती थी बाहर का खाने पे रहने की? थोड़ा बहुत तो क्रेविंग होती थी मैडम, अच्छा, शाम नहीं, को जैसे होता खासकर। है कि हमारी डाइट जब चेंज होती है ना, तो हमारे अंदर बहुत कुछ अच्छे चेंजेस आ जाते हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ। हाँ तो मैम वही शाम को स्नैक्स बाहर का होता था, बाकी तो घर ही का होता था शादी के बाद। अच्छा, हाँ। मतलब खूब जंक फूड खाया है ना? देखो यही है ना कि जंक फूड थोड़ा सा कम खाया जाता है। चलिए, एक तो खान का हो गया। अब आप मुझे बताइए, आप ब्रेकफास्ट कितने बजे करते थे, लंच कितने बजे करते थे, डिनर कितने बजे करते थे? ब्रेकफास्ट 10 बजे, 9-10 हम्म। बजे। हम्म। और डिनर यही 2 बजे। और हम्म। फिर हाँ, डिनर 2 बजे लंच का। 2 बजे और डिनर फिर 8-9 बजे। तो ये जब खाना आप खाते हो 10 बजे, 2 बजे, 8-9 बजे, तब आपको अच्छे से भूख लगी होती है, खाते हो कि टाइम हो गया सो खाते हो? पहले तो भूख लगती थी तो खाती थी, लेकिन अब के कंडीशन में भूख नहीं लगती, जबरदस्ती खाती हूँ। क्यों खाते हो जबरदस्ती, किसने कहा खाने को भाई? मैडम मैं बहुत ज्यादा वीक हो गई हूँ पहले से। नहीं देखो, भूख लगने का मतलब होता है कि बॉडी चाहती है, भूख नहीं लग रहा है इट मीन्स की बॉडी नहीं चाहती है। यही हम गलत सोचते हैं, हम सोचते हैं कि जब हम खाएंगे तब ताकत आएगी। अरे गधा बच्चा है, अगर उसको कोई इंटेलिजेंट सा टीचर भी पढ़ा देगा तो उसको समझ में थोड़ी आएगा, तो उसको तो बेसिक चाहिए ना भाई। ऐसे हमारी बॉडी है, अगर वो खाना चाहेगी तब हम खाएंगे तब ताकत आएगी। और हम खाना चाहते हैं, हम अपनी क्रेविंग की वजह से खाएंगे तो बॉडी डाइजेस्ट नहीं करेगी, वो सीधे बोलेगी भाई मेरा मन नहीं है करने का, तुम खा लिए तो खा लिए। ठीक है, हाँ तो ये बॉडी जी। का भी बेसिक रूल है, तो इसको समझिए, भूख लगेगी तो खाना खाना, ठीक है? जबरदस्ती जी। नहीं करना है इस बॉडी के साथ। ये कोई जी। बच्चा नहीं है कि बैठा दो डांट करके चल पढ़, चल खाना खा हम्म। लिया पचा। ठीक, हम्म। तो इस हम्म। बात का ख्याल रखेंगे। एक बात आप मुझे और बताइए मैम, हम्म। जब आप स्कूल वगैरह में थे या कॉलेज वगैरह में रहे हैं, तो क्या ये आदत रही है क्या कि यूरिन का प्रेशर वगैरह आया है, पॉटी का प्रेशर वगैरह आया है, आपने इग्नोर किया है, डिले करके तब आप जाते थे? पॉटी पे नहीं, लेकिन यूरिन पे हुआ है ऐसा। हाँ, मैं पूछ रही इसलिए क्योंकि जो आपका आर्तो की दृष्टि है, मतलब आपको मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम है, ये हम्म। बेगावरोध से बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, हम्म। हम्म। उसके पीछे ये कारण होते हैं, तो इसी वजह से मैं आपसे पूछ रही हूँ कि यूरिन जी। का प्रेशर, क्योंकि खासकर लड़कियों के साथ कई बार होता है कि भाई जहां पर जा रही है वहां का वॉशरूम अगर नहीं नीट एंड क्लीन रहता है या हाँ कुछ ऐसा और। होता है कि जब ट्रेन पे जाते थे हम लोग, तब में वॉशरूम रोकना पड़ता था, मतलब ऐसे गंदगी और की क्या वजह स्कूल कॉलेज में भी ऐसा होता था? से। स्कूल में तो ऐसा नहीं होता था। कॉलेज में ऐसा होता था?
हॉस्टल में होता होगा, हॉस्टल में तो नहीं हुआ, कॉलेज स्कूल में हुआ होगा थोड़ा ऐसे। ठीक है, पहली बात है। हाँ। ओके, अभी की खाने की डाइट बताओ। और कोई ऐसी प्रोटीन चीज है? चाय कितनी बार पीते हैं मैम? मैं चाय नहीं पीती मैम, जब से मेरे को ये सब हुआ मैं चाय पीती भी नहीं थी, हॉस्टल में भी नहीं पीती थी। चलिए, चाय नहीं पीते थे तो सुबह क्या लेने की आदत है? कुछ छाछ वगैरह पीते हैं, जूसेस कुछ पीते नहीं, हैं? और कुछ नहीं, सिर्फ एक गिलास पानी 2 साल पीती हूँ, से गर्म पूरा हो रूटीन गया। बता दो ना, अभी के 2 साल का। अभी के 2 साल में मैम सिर्फ एक गिलास पानी पी के फ्रेश होती हूँ, ब्रश करती हूँ, उसके बाद ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ, थायराइड की गोली लेके ये सब खाती हूँ, फ्रूट्स वगैरह, उसके बाद नाश्ता, उसके बाद फिर लंच, फिर डिनर, बस इतना ही चल रहा है। एक बात मुझे आप बताइए, ये जो हम्म। टेंशन लेने का है, ये टेंशन लेने की आदत कब से पड़ी है? क्योंकि पढ़ाई का तो एक टेंशन था ही, और हाँ एक आपको प्रॉब्लम जुकाम की रही है तो उसका भी थोड़ा बहुत टेंशन होता ही रहता होगा। उसके अलावा हाँ, और भी ढेर सारे उसमें टेंशन ऐड कब से कर लिए हैं आपने? अभी फिलहाल यही सब फैमिली प्लानिंग का है बस। वो आपकी आंखों में दिख रहा है ना, इसलिए मैंने आपसे पूछा। ये ठीक है, फैमिली प्लानिंग का है बस। देखो फैमिली प्लानिंग एक बात जान लो, वहां पर आयुर्वेद में हमारे करते हैं कि सोमनस्य जनानाम गर्भ कराणाम, मीन्स अगर आप खुश रहेंगे तो आप प्रेग्नेंट होंगे। तो पहली शर्त होती है कि आप खुश रहिए, ठीक है? जब आप खुश रहेंगे तो अपने आपका सिस्टम पूरा ठीक होने लगेगा। बिस्किट, नमकीन, मोबाइल डिस्चार्ज। सॉरी मैं पूछ रही हूँ ये बिस्किट नमकीन वगैरह या जंक फूड वगैरह अभी कितना खाते हैं आप? अभी नहीं खाती मैडम। की डाइट बता दो। अभी की अच्छा, एक बात डाइट में बताइए, मैं जब से आयुर्वेद मेडिसिन लेने लगी हूँ तब से मैं ये सब नहीं खा रही हूँ। चलो उसके पहले मतलब खाते थे। बेसन वाली चीजें नहीं खाती, खट्टी चीजें नहीं खाती। क्या क्या खाती हो बता दो अभी 2 साल से जो चल रहा है। मतलब आयुर्वेद के हिसाब से जो खाना चाहिए वो खाती हूँ, पालक नहीं खा रही, मतलब हरी भाजियां नहीं खा रही, ओनली लौकी और ये नॉर्मल सब्जी, भिंडी भी नहीं खा रही, ठीक है, करेले भी नहीं खा रही। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा एक बात मुझे आप और बताइए, ये जो हाँ। पीरियड्स के साथ में ऐसा तो नहीं व्हाइट डिस्चार्ज वगैरह की भी प्रॉब्लम है वो मैम नहीं आपको? नहीं, मुझे वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम कभी नहीं हुई। इसके अलावा कोई और तकलीफ नहीं? यूरिन के प्रेशर वगैरह, यूरिन के फ्लो वगैरह में कोई तकलीफ हो? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं पेशाब हुई। ठीक आती है पूरी तरीके से? हाँ। कोई उसमें लगता हो कि बहुत अर्जेंसी कभी क्रिएट होती है, कभी लगता हो लग कर आती हो, कभी बहुत नीचे हैवीनेस फील होती नहीं, हो, इस या इस इस डिजीज के चलते मुझे उस टाइम पे बहुत बार बार यूरिन होती थी, बार बार ऐसे लगता था कि सुसु मेरे को लग रही है, लग रही है। अच्छा, पहले होता था? हाँ, मतलब जब ये डिजीज के चक्कर में। अरे वो आप भूल जाओ, ये अभी नहीं, वो जो उसके डिजीज नहीं पहले बता नहीं रहे होता थे। था। नहीं, वो आप मतलब डिसीज मुझे भूल जाओ। 1-2 साल वो तो से ऐसा देखो आपका होता था। अल्ट्रासाउंड में आया तो आपको पता चला। कोई चीज हमारे शरीर में रिपोर्ट में तो बाद में उसके आएगी ना, मैम पहले दो तो। चार महीने पहले से मुझे ऐसा हो रहा था। हाँ, तो वही मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैं आपको हाँ। वो पूछ रही हूँ जो आपको होता है, जो रिपोर्ट में आया डिजीज वो नहीं मैं भी बता नहीं रहे। पूछ रही हूँ, ठीक है? मतलब हाँ आप जी। जो कुछ महसूस करते हैं, आपको जैसा लगता है, आपसे मैं वो चीजें पूछ रही हूँ। अच्छा, जो आपकी पॉटी आती है कैसी आती है? वेल फॉर्म्ड रहती है कि स्कैटर्ड आती है? अच्छी आती है सब, नहीं, मतलब एक होता है कि क्या नॉर्मल ही वेल बोलते आती है। हैं स्कैटर्ड होती है कि वेल आती है फॉर्म होती है? मीन्स बनाना शेप होती है या बिखरी ऐसे सी रहती है? ऐसे पूछेगा। वो ध्यान से सोचिए, कोई अभी तो वो नहीं मात्रा है, बट बस्ती आपकी है। बॉडी को इंडिकेट करती हैं चीजें, इसलिए पूछ रहे हैं हम आपसे। मैम जैसे होना चाहिए वैसी पॉटी होती है, मतलब ना ज्यादा सूखी ना ज्यादा गीली, नॉर्मल। ऐसा होता है कि ना, ईमानदारी से कहूँ तो बहुत सारे लोग को यही नहीं पता कि कौन सी चीज होती कैसी है, इसलिए मैंने पर्टिकुलर वर्ड यूज किया। कोई बात नहीं, चलिए। पॉटी में कोई ज्यादा स्मेल रहती बढ़ने हो, में मन आता है। स्टिकी रहती हो, हाँ जी। स्टिकी रहती हो, पॉटी में चिकनापन हो? म्यूकस आता है। हाँ, म्यूकस मैम आता है, मात्रा बस्ती लेती हूँ ना, तो एकदम मतलब चिपचिपा जैसा आता है। नहीं, मात्रा बस्ती लेने से पहले कैसा आता था? क्या तब उस पर टाइम भी पे चिपचिपा? टाइट आता था। नहीं, उस टाइम भी क्या चिकना रहता था, चिपचिपा रहता था? कि आपने फ्लश किया, फ्लश होने के बाद हल्का सा दाग रह गया पॉट में? हाँ जी। हाँ वही। तो ये चीजें जानना बहुत जरूरी है ना मैम, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। कई बार होता है कि मान लो कोई इन्फेक्शन वगैरह हो रहता है, तो आप देखते हो हाँ। स्मेल वगैरह बहुत ज्यादा आती है, लेकिन कई बार आप ये देखोगे कि आपने फ्लश किया लेकिन हल्का सा दाग पड़ रहा है, मीन्स स्टिकी स्टूल है, बॉडी में आम बन रहा है। क्योंकि वैसे भी ये सारी जब बीमारियां किसी की भी बॉडी में है तो कुछ बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं।
तो अभी ट्रीटमेंट में आपकी मात्रा बस्ती चल रही है और भी कुछ बस्ती चल रही है मुझे या मतलब मेरी उत्तर बस्ती भी हो चुकी है मैडम, 2-3 बार अच्छा, हुई है उत्तर मेरी बस्ती भी होती है। उत्तर तो बस्ती एक भी बात हुई है बताओ, ये 2-3 जब बार। सारे ट्रीटमेंट आपके चल रहे हैं, इसके हाँ। इसमें आपके मूड का लेवल आप क्या रखते हैं? ये मतलब इन 2 साल से आपका ट्रीटमेंट लगभग चल रहा है, 1.5-2 साल से आयुर्वेद का ले रहे हैं, इसमें आप कितने खुश हैं? मतलब खुश हूँ भी नहीं भी हूँ। हाँ, वो आपके फेस में दिख रहा है, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। हाँ जी, इंसान का खुश चेहरा हूँ भी। दर्पण होता है ना। खुश खुश इसलिए नहीं हूँ कि इस 1.5 साल में जो मैंने ट्रीटमेंट कराया, मुझे पीरियड्स में दर्द होता है अभी भी, मुझे दर्द में रिलीफ नहीं है। पीरियड में दर्द कौन से दिन हो ज्यादा होता है? पहले जब मैंने ट्रीटमेंट नहीं लिया था उस टाइम पे मुझे शुरू आने के पहले से ही बहुत दर्द होने लगता था, और टाइम भी तो होता था नीचे साइड में, और नीचे साइड प्रेशर पड़ता था एकदम, मतलब हमेशा थोड़ा रेगुलर। बोलने दो मेरे को। तुम पूरा बताओ ना, आधा दूरा क्यों बताओ? मतलब पीरियड के 14 डेज तक मेरे को नीचे प्रेशर जैसा बना रहता था, और फिर अच्छा, जब पीरियड आने के 1 हफ्ता पहले से भी प्रेशर जैसा बन जाता था नीचे। तो जब ये सारी चीजें चल रही थी, ये कितने सालों से ऐसा चल रहा था? मैम 1 साल से चल रहा था, फिर उसके बाद पता चला हमको ऐसा। नहीं, ये मतलब नहीं है जैसे इस तरह की कभी प्रॉब्लम होती कि भाई हमें 14 दिन पहले से ही नीचे लग रहा है, कुछ भार हाँ सा लग रहा मैडम, है। उस टाइम पे कोविड का चल रहा था, हमने अच्छा, दिखाया और कोविड हम का कहीं चल रहा जा था। भी नहीं तो सकते एक थे बात ना उस बताओ, टाइम पे। जो आप कह रहे हो कि ये 1 साल थे, और उसके पहले मतलब उसके पहले जो आपको कॉन्स्टिपेशन रहा था ना काफी टाइम तक, तो उस हाँ। कॉन्स्टिपेशन के टाइम में काफी बल लगाते थे क्या आप? नहीं पेट नहीं, साफ होने में। नहीं नहीं, बल नहीं लगाया कभी। अच्छा, नहीं, क्योंकि अगर एब्डोमेन की मसल्स बहुत वीक हो जाए तो हो सकता है उस कंडीशन में भी ऐसी चीजें हो सकती हैं। सो हम आपसे पूछ रहे हैं। और कुछ ऐसा लगता हो जो पेक्युलर हो, जिसको हम पूछना भूल गए हों? दही वगैरह खाते हैं आप? अभी नहीं खा रही हूँ दही वगैरह, दो पहले साल खाते से। थे, है ना? हाँ, पहले बहुत खाती थी दही, अच्छा, छाछ पहले ये बहुत सब। खाते थे। रात को भी दही खाते थे? नहीं। दिन में दही खाते थे? तो जब हाँ आपको जी। ये जुकाम वाली प्रॉब्लम थी कि सीजन चेंज होते जुकाम होता, तो आपको किसी ने दही नहीं मना किया था? नहीं, नहीं। ताजी दही ऐसे खाने को मना नहीं किया था, लेकिन बासी दही खाने को मना किया था। ओके, चलिए, दही खाते थे। आप नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन है मैम? वेजिटेरियन, 1 डे पहले खाती थी, अब नहीं खाती हूँ। अंडे छोड़े हुए कितने दिन हो गए? 2 साल हो गए। अच्छा, 2 साल के पहले कितने अंडे डेली खाते थे आप? डेली खास नहीं करके खाती थी विंटर्स में? ऐसे ठंडी, मतलब डेली नहीं खाती थी मैडम, हफ्ते में 2-3 ऐसे। वो समर में कि हफ्ते में 2-3 विंटर में? मतलब ये विंटर में, समर में अच्छा, बहुत कम। तो जो भी आप खाना पहले खाते थे वो खाना आपको हमेशा अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता था मैम? हाँ, मौसम में तो पास होता था। नहीं, मोशन तो पास होता है, एक ये होता है ना, एक जब चीजें अच्छी चलती है, मतलब हमारा डाइजेस्टिव प्रोसीजर की मैं बात करूँ बहुत अच्छा चलता है, तो हमें सब कुछ अच्छा अच्छा फील होता है, इस वजह से करेंगे। तब आपको ये जो जुकाम वाला प्रॉब्लम है ना, ये भी नहीं होता। ठीक है। हम कई बार सोचते हैं कि हमारे ब्लड में है, मीन्स हमारे जेनेटिक लेवल पर है, पेरेंट्स को है, सो हमें है। होता क्या है कि एक परिवार में डाइजेशन की भी लगभग एक जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत सारे लोगों को, या खान पान एक जैसा होता है, स्ट्रेस लेने का तरीका एक जैसा होता है। इस वजह से बीमारियां परसिस्ट करती रहती हैं। अगर हम इन चीजों को चेंज कर लेते हैं तो चाहे हमारे पेरेंट्स को बीमारियां हो, चाहे पूरे खानदान को बीमारी हो, उनको नहीं होती है। हमारे पास ऐसे पेशेंट्स भी हैं जिनके पूरे खानदान को बीपी डायबिटीज है, पर उनको जी। नहीं है। तो इसको ये नहीं सोचिए कि हमारा जेनेटिक है। आपका जब डाइजेशन इंप्रूव होगा मैम, तो ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक है। जी। और थोड़ा सा खुश रहा करिए, मस्त रहा करिए, क्योंकि टेंशन लेने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती नहीं है। ये तो पक्की सी बात है। ये 100% श्योरिटी है, मतलब इसमें कहीं कोई मतलब इफ एंड बट नहीं है। विषादो रोग वर्धना नाम कहते हैं, मतलब आप टेंशन लोगे तो और बीमार होगे। ठीक, पक्का? ये तो मैम मैं 5 साल से समझा रहा हूँ। पति की बात नहीं समझ में आती डॉक्टर साहब? वो डॉक्टर की बात समझ में आएगी या किसी और के पति पत्नी के दूसरे की बात समझ में आती है, तो दुनिया में और दूसरों की जरूरत क्या पड़ती समझाने की। नहीं, ये जब से प्रॉब्लम हुई तब से, और मतलब ये इस पे ऊपर मैं फोकस करता हूँ कि आप ऐसा मत करो, बात तब ठीक भी है, बट होता है ना, कोई कई बार सोल्यूशन नहीं नहीं समझ मिल में रहा। आती है। पति पत्नी की बात क्या, हमें अपने सराउंडिंग के लोगों की बात नहीं समझ में आती, कई बार ऐसा होता है। और बहुत लकी हम होते हैं कि हमारे आसपास के लोग हमारी बात समझ लें। बट मैम, जी। खुश रहना है, बस इतना जान लो। नहीं खुश रहोगे तो ज्यादा बीमार रहोगे, सिंपल सी बात आप भी जान लो। खुश रहेंगे तो हम जल्दी ठीक हो जाएंगे, और रही बात कंसीव करने को, वो भी आप हो जाएंगे।
ठीक है, अभी एज 40 के ऊपर 45 के ऊपर नहीं गया, अभी 30 ही हो ना। जी। तो बस, और एक बड़ी अच्छी सी सेइंग है, आयुर्वेद है तो मुमकिन है, बस इतना अपने दिमाग में रख लीजिए। हाँ, जो डॉक्टर आपके प्रिस्क्राइब करते हैं, जो आपको बोलते हैं, अपनी डाइट, अपनी लाइफस्टाइल, हर चीज को बहुत ख्याल रखना है। प्राणायाम, योगा वगैरह करते हैं आप? मैम इस समय तो मतलब 2-3 महीने के ट्रीटमेंट में मैडम ने बोला कि कुछ मत करो आप, ओनली वॉक करना थोड़ा सा बस। ओके, चलिए कोई बात नहीं। अभी और डॉक्टर्स को भी जो कुछ पूछना होगा आपसे पूछेंगे, ठीक है। जी और जी। किसी को कुछ पूछना है तो पूछे प्लीज, मेरी तरफ से हो गया है। मंदाकिनी हाँ मैम, मैम, आप? हाँ मैम, आप पूछना है, मुझे पूछना है। हाँ मैम मैम, पूछ ये सर बता रहे थे कि आपका एक डीएनसी हुआ, तो जी आप उसके बारे में मुझे पूरी अच्छे से बताइए कि आपकी शादी हुए कितने साल हुए, पहले तो ये मेरी बताओ शादी मुझे। को अभी प्रेजेंट में 6 ईयर होने वाले हैं। आप शादी के बाद पति पत्नी एक दूसरे से कितने साल दूर रहे? मतलब सर बता रहे हैं मैं कहीं और था, आप इलाहाबाद सुनने में आया। हाँ नहीं, तो शादी हमारी जब हुई थी तो मैं 1 महीना इनके पास थी, और उसी टाइम पे मुझे जब फ्लो हुआ तो वो फ्लो में मुझे उसी टाइम पे पेन चालू हो गया था, हल्का हल्का। अच्छा मैम, जब शादी हुई तो उसके पहले आपको एमसी सही से आ रही थी? हाँ। ठीक है, शादी होने के बाद आपको फ्लो हुआ और मतलब और आपका जो है पीरियड्स में प्रॉब्लम आ गया, यही आप कहना चाह रहे हो ना? जी नहीं, लेकिन उसके पहले जब मैं इलाहाबाद में थी तब हाँ, मुझे एक बार पीरियड मतलब ओवर ब्लीडिंग हुई थी 15 दिन। तो अच्छा, तो वो ओवर ब्लीडिंग क्या उसके पहले कभी रुका भी था क्या एमसी? आपकी एमसी, हिस्ट्री में हाँ। कुछ ऐसा रहा मुझे है कभी? मुझे मुझे जो एमसी थी वो मतलब जब 2-3 महीने नहीं आई थी, और जब आती थी तो ओवर ब्लीडिंग होती थी। तो ये आपको मतलब शुरू से ऐसी प्रॉब्लम थी क्या कि 2-3 महीने हाँ, नहीं शादी आना? के पहले 2 बार ऐसा हुआ था मेरे साथ। हाँ, वेरी गुड। तो मैम ये जो आपको ऐसा हुआ था तो आपने डॉक्टर को भी दिखाया होगा, तो उन्होंने क्या हाँ कहा जी, था? दिखाया था, मतलब मैंने बताया था कि मुझे 2-3 महीने पीरियड नहीं हुआ और जब आया तो ओवर ब्लीडिंग हुआ। तो हाँ, उस टाइम पे टेस्ट हुआ था इलाहाबाद में, तो ऐसा कुछ निकला नहीं था। फिर मैडम ने टैबलेट दे दी थी जिससे मेरी एमसी बंद हो गई थी, और फिर रेगुलर आ रही थी उस टाइम पे। फिर ठीक है। फिर आपका शादी हो गई, शादी के बाद फिर ये प्रॉब्लम आपको मतलब दर्द चालू हो गया है ना? हाँ, फिर मुझे फिर दर्द आप चालू हो गया। आपका ये डीएनसी वाला प्रोग्राम कैसे हुआ? सर तो यहाँ नहीं थे, आपको किसने सजेस्ट किया कि आप हाँ, डॉक्टर के पास जाओ और वो डीएनसी वाला बताओ? मुझे ना मेरा एमसी का टाइम था, और मुझे पे उस टाइम पे पीरियड आने के पहले ही दर्द चालू हो गया, और एकदम काला काला जैसे पीरियड आया, और उतना थोड़ा सा स्पॉटिंग काला काला आके फिर वो बंद हो गया, और मेरे नीचे बहुत ज्यादा पेन बना हुआ था। फिर मेरी मदर इन लॉ मुझे वहाँ आसपास के कस्बे पे ले गई। वहां पे फिर मैडम ने बोला कि चेक किया अंदर हाथ डाल के, सॉरी, उन्होंने कहा कि पीरियड अभी इसको आएगा, आ नहीं रहा है अच्छे से, हम कुछ टैबलेट दे देते हैं, अगर इससे इसको आराम हो जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो इसकी डीएनसी हम करेंगे। हाँ, फिर? हाँ, फिर उसके बाद मुझे उस टैबलेट से आराम नहीं हुआ तो उन्होंने फिर मेरी डीएनसी की। नहीं, तो डीएनसी उन्होंने का कोई जांच नहीं कराई, अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं क्या कुछ? नहीं नहीं, कोई जांच नहीं कराई। तो सर, तो मतलब ये तो मुझे ये बताइए मैम कि ये जो पीरियड्स आपको जो एमसी जब आपको शुरू में आती थी वो कैसी आती थी? मतलब वातज पित्तज कफज प्रकार का होता है ना, तो पहले से कम कम आती थी, स्टॉटिंग पहले आती थी या ज्यादा होती थी एमसी? एमसी मुझे मतलब जब रेगुलर होती थी तो नॉर्मल ही आती थी, और जब मतलब 2-3 महीने नहीं आती थी, और जब आती थी तो बहुत ज्यादा ओवर ब्लीडिंग होती थी और कट कट के निकलती थी। अच्छा, कट कट के निकलती थी प्लॉट? हाँ आपका जी। मिस पीरियड तो नहीं हुआ एक आध बार भी? पीरियड मैं शादी बता तो रही, नहीं, शादी के शादी के? बाद, शादी के बाद हुआ है क्या? शादी के बाद नहीं, नहीं हुआ तभी? है मैडम एक बार हाँ, बोलिए नागपुर में बोलिए बोलिए। हाँ। हुआ है। शादी के बाद भी एक बार मिस हुआ है, तो हम्म हमने चेक किया था तो नहीं आया था पीरियड। हम्म। फिर उसके नहीं, बाद आपने बीटा एससीजी कराया था या यूरिन टेस्ट किया था? नहीं, हमारे साथ ऐसा कोई रिलेशन ही नहीं बना था, तो हमने यूरिन टेस्ट बस किया था। तो फिर उसके बाद हमने मैडम से मिलने भी गए थे, तो वहां पे भी मैडम ने टेस्ट किया था, ब्लड टेस्ट किया था, तो ऐसा कुछ नहीं आया था। अच्छा, तो आप लोग साथ में मतलब सही से रह भी नहीं पाए ना, मतलब सर वहां रहते थे, आप इधर रहते थे? हाँ, रिलेशन हम लोग का ऐसा बन नहीं पाया था उस टाइम पे। अच्छा, टाइम इसके अलावा आपने कभी, प्लानिंग था देखिए ही मैम, नहीं मैम। एक फ्रैंकली बीइंग गायनेकोलॉजिस्ट मैं आपसे ये पूछूंगी
पर्सनल क्वेश्चन है मैम। सम टाइम हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ मतलब हम जब जब पढ़ रहे होते हैं ना, तो कभी कुछ हाँ गलतियां हो जाती हैं, ठीक है ना, उस समय हम उन गलतियों को छिपाने के लिए हम कुछ पिल्स ले लेते हैं, कभी ऐसा तो नहीं हाँ हुआ था? मैम, शादी टाइम पे ही मैंने पिल्स लिया था। वो तो आपको डॉक्टर ने दिया ना? मेरे हस्बैंड ने नहीं, हाँ। वो वाली पिल्स मैडम हमने शादी के बाद ही खाई थी एक बार। अच्छा, उससे पहले कभी कोई पिल्स तो नहीं खाई थी? नहीं नहीं, कभी कोई पिल्स नहीं खाई। ठीक है। हाँ और बाकी आपको मतलब जैसे कि आप दोनों को साथ में रहने में कोई प्रॉब्लम, कोई दर्द वगैरह कहीं कुछ ऐसा होना हो? नहीं, जब जब ये रिलेशन बनाते थे तो उस टाइम पे मुझे हल्का पेन होता था। पेन होता था? और हाँ और अच्छा ठीक है। और मैम ये मैं पूछना चाह रही थी कि आपको मतलब मतलब बचपन में या चिकन पॉक्स वगैरह की, जैसे हमारे एक डॉक्टर ने लिखा है, चिकन पॉक्स की किसी की हिस्ट्री रही हो, मीजल्स की, नहीं, हर्पिस? कोई हिस्ट्री नहीं थी मुझे। मलेरिया हुआ है एक बार, और बस मलेरिया हुआ है मुझे। अच्छा, थायराइड वगैरह का सबका जांच हुआ ना आपका? हाँ, थायराइड का भी जांच हुआ था पहले, सब कुछ का हुआ था, नहीं हुआ था, ये शादी के बाद डिटेक्ट हुआ है अच्छा, मुझे टीबी थायराइड। वगैरह का भी जांच तो पक्का उन्होंने कराया होगा, जो जो आपकी हाँ डॉक्टर रही होंगी, वो सब ठीक था ना? हाँ हाँ, सब ठीक था। ठीक है मैम। तो आपकी पास्ट हिस्ट्री में तो फिर यही मिल रहा है कि आपको ये एलर्जी है और हाँ थायराइड जी। है ना, हाँ और ये जी। तो फीवर का हिस्ट्री दे रहे हो आप। जी। अच्छा ठीक है मैम, अभी अभी मेरी तरफ से तो कंप्लीट हो गया। अभी और किसी वैद्य को पूछना है तो पूछ लीजिए। थैंक यू। डॉक्टर विनीता मैम कुछ पूछिए, आपने हैंड रेज किया है। विनीता चौहान मैम। डॉक्टर विनीता चौहान मैम, आपको प्रश्न पूछना है? जी सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम मैम। क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए इनसे। नहीं सर, मुझे खुद को दिखाना था। एक मिनट रुकिए। तो अभी सब लोगों ने पूछ लिया, तो सर जी सर। हम अब थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। अभी थोड़ा एक केस टेकिंग और करना है विनीता मैम। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, तो विनीता मैम आप बोलिए, स्टार्ट करिए। सर वो मेरे फेस पे बहुत ज्यादा रैसेस हो रहे हैं। पहले सर्दी खांसी हुई, अभी बहुत ज्यादा रैसेस हो रहे हैं। सुबह तो इतने ज्यादा हो रहे थे कि आईज भी बंद हो गई थी। फिर डेक्सा और एविल का इंजेक्शन लगाया, और फिर उन्होंने बहुत स्टेरॉइड दिन में दी थी खाने के लिए। उससे थोड़ा आराम तो है, लेकिन मुझे उससे दिक्कत बहुत हो जाती है। मतलब हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, बेचैनी बहुत होती है। मैं वो सब खाना नहीं चाहती। कि आपका केस टेकिंग मंदाकिनी मैम और शशि मैम करेंगी। मंदाकिनी मैम आप करिए मैम का केस टेकिंग। वीडियो ऑन करिए प्लीज। मैम वीडियो ऑन वाला ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे पास। मैं दे रहा हूँ, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, देखिए आ रहा है आपको। जी सर। हाँ अभी स्पॉटलाइट करते हैं। चलिए करिए मंदाकिनी मैम। मैम ये तो एलर्जी टाइप का लग रहा है आपको। जी मैम, ये एलर्जी ही शायद है, पता नहीं रेप्टिक फीवर है क्या है। ये पूरे मतलब अपर बॉडी में पूरा हुआ है। अभी तो कम है, मॉर्निंग में तो यहाँ आईज वगैरह पूरी बंद हुई थी। ओके, तो फीवर कब से हो रहा है मैम ऐसा आपको? मैम पहले तो कोल्ड, नॉर्मल कोल्ड और कफ हुआ, उसकी मेडिसिन मैं ले रही थी, अपना आयुर्वेद वाला ले रही थी। त्रिभुवन हम्म कीर्ति रस और लक्ष्मी विलास रस नाड़ दिया। फिर मैंने बाद में महालक्ष्मी विलास रस स्टार्ट किया, उससे था आराम। लेकिन फिर हम्म। घर में सब होता है ना कि तुम ज्यादा जिद्दी हो रही हो आयुर्वेद को लेके, मॉडर्न ले लो जल्दी ठीक हो जाओगी। वो तो मेरे फिर साथ भी मैंने लोगों के हैं। हाँ जीरोडॉल पी ली परसों रात में। फिर कल हम्म। मॉर्निंग में मुझे ना फेस पे यहाँ पे थोड़ा सा हल्की सी इचिंग लगी। तो फिर उसी मुझे के लगा मैं साथ- इतने 2-3 दिन से घर पे ही हूँ, शायद वूलन से मुझे एलर्जी हो रही है। तो हम्म। क्लिनिक तो थोड़ा पास में था नहीं, तो मैंने एक बच्चे को भेज के मैंने कहा सिट्राजिन एक ले आओ, खा लूंगी, हम्म। एक तो आराम मिल जाएगा। मैंने सिट्राजिन ली। फिर मैंने रात को फिर एक जीरोडॉल पी और एक सिट्राजिन ली। मतलब 2 जीरोडॉल पी और 2 सिट्राजिन मेरी हुई। जीरो डॉल कल क्यों रात ले रहे थे? को पेन हो रहा था क्या आपको? मैम पेन हो रहा था, बॉडी एक बहुत ज्यादा हो रही थी। वायरल ये वाला ऐसा है ना कि बहुत पेन हो रहा है बॉडी में। तो बाकी सब एक बात चीजें तो बताओ, ठीक थी। और फीवर लंघन फीवर ऐसा ऑन एंड ऑफ, मतलब आपको पता नहीं है कब चढ़ जाए और कब उतर जाए, और विद शिवरिंग बहुत ज्यादा। तो फिर ये लगा नहीं कि तो कम से कम मैं रात में ठीक से तो सो पाऊँ। सो नहीं पा रही थी रात में ठीक से। नहीं, ये बात बताओ मुझे, लंघन कर रहे थे कि नहीं? लंघन कर रही थी मैम। खाना तो, भूख तो बिल्कुल नहीं लग रही है, बिल्कुल खाने का कुछ मन नहीं हो रहा है। नहीं तो 3 दिन से कुछ नहीं खाया?
मैम वही दाल का सूप, बस इसी तरह से चल रहा है। नहीं, जैसे भूख लगे तो कुछ लेना, वरना मत लेना। ये तो डॉक्टर साहब मैंने भी खुद देखा है कि जब आप लंघन दबा कर लेते हो मतलब अच्छे से, तब आप बहुत जल्दी ठीक होते हैं। तो बीच में जो भी आपका जाए लौंगोदक पीना, या कुछ और चीजों का, घर के जो मसाले हैं उनसे भी पानी बना सकते हो, या षडंग पानी कुछ भी बना सकते हो, मतलब जो आपके पास अवेलेबल हो उस वक्त। तो उसका पानी टाइम टाइम पर पीना, थोड़ा थोड़ा, जितनी मतलब प्यास लगती है। ठीक है। तो क्योंकि ये जो दिख रहा है काफी मतलब लग रहा है दर्द, तो अभी भी फीवर हो रहा है मैम आपको? फीवर अभी तो महसूस नहीं हो रहा मैम, अब तो फीवर नहीं आ रहा, बस अभी इसकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम है। अब इसमें इचिंग बहुत ज्यादा है, रेडनेस है, थोड़ी जलन है, और तो ये कुछ पूरे अप्लाई यहाँ किया नेक है? नेक पे भी पूरा, आप ये देखिए पूरा नेक और पूरे उस पे है, ये ऐसा हाँ है दिख पूरा। रहा है। नहीं तो इसमें कुछ जलन भी है? हाँ मैम, जलन है, इचिंग है। तो आपने कुछ लगाया है, कोकोनट ऑयल या मैंने घी? मैंने इसमें शहदोद और एलोवेरा जेल लगा रही हूँ मैम, दोपहर पूरे दिन से, तो थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है थोड़ी देर के लिए, फिर लेकिन हम्म। हो जाता है। तो मैम अभी यूरिन कैसी है आपकी? मैम उन्हें स्टेरॉइड इतना ज्यादा दिया है ना, तो यूरिन बहुत ज्यादा हो रहा है। હમણાં લીધી ને પપ્પા, હમણાં લીધી એટલે હમણાં નથી લેતો, મોડી લઈ મોડા લેવાની, બરાબર લેવાની. કઈ વાંધો किसका बोल रहे हैं भाई? अपना ऑफ करें। मैम स्टेरॉइड दिया ना, तो यूरिन काफी हो रहा है, उससे मुझे घबराहट काफी होती है। लेकिन फिर सुबह फिर भैया ले गए क्लिनिक, हालत ही मेरी ऐसी थी, आइज बिल्कुल इतनी स्वेल कर गई थी, पूरा कंजक्टिवाइटिस, यहाँ अंदर भी रेडनेस, अभी भी देखिए रेडनेस दिख रही है यहाँ हाँ यहाँ हाँ सब। जी, हाँ जी मैम, देख रही है मुझे। देखकर एहसास हो रहा है आपको कितनी दर्द तकलीफ है। अब तो कफ तो कम है मैम, फीवर भी नहीं, लेकिन जब ये मतलब रात को कल 2 बजे मैं उठी, मुझे कफ हुआ, मैंने अपना फेस छू के देखा तो मुझे ऐसा लगा था कुछ मोटा मोटा सा, फिर मैंने मिरर में देखा तो पूरा सूजा पड़ा था, और नहीं तो आईज में भी। ये जिस सब जीरोडॉल पी लेने के बाद हुआ है? हाँ मैम, मुझे उसी से ही लग रहा है। हाँ तो ये क्योंकि दिखने में तो यही लग रहा है जैसे कोई मेडिसिन की एलर्जी हो जाती है ना, तो कई हाँ, बार वैसा भी होता पैरासीटामोल है। के साइड और इफेक्ट ही है मैम। किसको साइड किसको इफेक्ट कब है ना क्या। उसका, जोडोल्पी का, मैम एलर्जी मैं की रिएक्शन. मॉडर्न मेडिसिन बहुत अवॉइड करती हूँ, मुझे सूट ही नहीं करती हूँ, मैं खुद जानती हूँ। मैं रात में लेने का पर्पज ही मेरा ये है कि मेरा गैस्ट्रिक इरिटेशन तो उससे रहता ही है, या तो मुझे लूज मोशन होगा या तो पेट नहीं दर्द तो होगा, आपको नहीं लिए तो होते मैम। आपके तो नॉजिया। वैसे यार फिर कितनी मतलब मैं यही कहती हूँ कि देखो कभी भी मतलब जैसे परेशान भी हो रहे हो ना, आपको देख रहे हो मेरा ऑन ऑफ चल रहा है कान का, लेकिन मैं नहीं लिया। मैंने कहा नहीं लूंगी तो नहीं लूंगी, ठीक होना है। और मुझे पता है मैं दूसरी लापरवाही कर रही हूँ, थोड़ा सा खाने पीने का आम बन रहा है बॉडी में, तो प्रॉब्लम देगा। तो अभी मैम फिर अच्छा वही हो जाता है कॉन्स्टिपेशन ना, वगैरह तो हस्बैंड नहीं मैम? एलोपैथिक डॉक्टर हैं, घर वाले फिर यही कहते हैं कि अपनी जिद करती है बस। हाँ वो बोलते हैं, हमारे घर वाले भी बोलते हैं, मेरा बेटा तो सबसे ज्यादा बोलता है उसमें वो चीज। अब देखो ना आपकी जितनी मतलब, मुझे पता है ना ऐसे कंडीशन बहुत होता है, क्योंकि मेरे को एलर्जी होती है इसलिए मुझे मालूम है, बहुत पहले होती थी। बट मुझे मसूर की हेलो दाल मैम। से एलर्जी है। हेलो मैम। हम्म, हाँ जी सर, पूछिए प्लीज, उनसे आप पूछना चाहते हैं, विनीता मैम है। मैम एक्चुअली इसमें संजीवनी बटी बहुत अच्छा काम करेगी, अगर इनको एलर्जी हुई है तो मेरी आई थिंक इसमें संजीवनी बटी यूज करके बस कम तो कर आपने दिया है सकती सर है। ऐसे ऐसे केसेस में, मतलब जीरोडॉल पी के एलर्जी में? पार्टिकुलर जीरो डाल पी के बारे में तो नहीं बता सकते, लेकिन एलर्जी के केस में तो संजीवनी बटी अच्छा यूज अच्छा अच्छा। काम ठीक है। करता और आदित्य सर अगर सुन पा रहे हैं। मैम आदित्य कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है ना आपको? कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है मैम, मॉर्निंग में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन पेट में ऐसा हो रहा है कि मतलब जब वॉशरूम जाओ तो लगता है पूरा खाली होना चाहिए, अच्छा। मतलब आदित्य सर भी क्यों ऐठन सी हुआ हो है रही इनको? आदित्य सर सर मैंने पैरासीटामोल के साथ जनरलाइज्ड रैश नहीं देखा है मैंने। इस टाइप का रैश, इरप्टिव रैश नहीं देखा है सर। हो सकता है कुछ फीवर, कफ का कुछ बड़ा होगा सर। मैंने सच पैरासीटामोल के साथ रैश नहीं देखा। कोई और दवा दी है? जीरोडॉल में पैरासीटामोल रहता है पैरास्टामोल का इसका? साइड इफेक्ट ये सेशन मैंने देखे थे सीएटोपेप्टिडेज भी सर। है उसमें, और तो ज्यादा असाइक्लोपिनाक रहता है। भी है सर, और 1000 में से एक आध को हो जाता है रिएक्शन, ये एलर्जी स्किन कंडीशन सर हो मेरे को जाता है. मैम बहुत मैंने मैम पहले आपकी एलर्जी आहार होती विहार है। में क्या चल रहा है अभी? ये जो आने से पहले आप क्या खा पी रहे थे, वो भी बताइए ना। मैम हम हाँ अभी आप क्या खा रहे थे, मतलब अभी इन मैम 3-4 दिन से ही आपको हुआ, उसके पहले से? मैम अभी तो मेरे घर पे गेस्ट आए हुए थे, तो थोड़ा बाहर का खाना हो जा रहा था, अदरवाइज मैं बाहर का खाना खाती नहीं हूँ, तो वो भी एक रीजन है।
और लेकिन ये है कि उसको खाए हुए तो हफ्ता भर हो गया था, अब मेरे को ये स्टार्ट हुआ कल परसों से। मैम आपके मैम पीरियड्स आपको ठीक आ रहे हैं अभी? साइक्लोफिनेक की शायद एलर्जी होगी मैम आपको। एसिक्लोपैरा था, जीरोडोल्फी में हाँ एसिक्लोपैरा। जीरोडोल्फी का पता है, अच्छा पेन किलर है, जब उसको मेडिकल हाँ में वो मैंने बहुत लिखा है। कॉमनली यूज करते हैं, कुछ नहीं होता, मतलब 1000 भी पेशेंट किए तो भी नहीं होता है, तो आपको मैम मैम मतलब मेरे ये को ना किसी को कुछ भी कॉम्बीफ्लैम हो से भी सकता है। एलर्जी हो चुकी है, मेरे को कॉम्बीफ्लैम से भी सीवियर एक्ने हो चुके हैं। कोई नहीं मानता कि कॉम्बीफ्लैम से एक्ने हो सकते हैं, लेकिन मेरे को मैम नहीं, किसी हेलो को भी हो मैम, सकता है एक मुझे। मिनट। मैम एक मिनट, वो डाइक्लोफेनाक के पेशेंट की डाइक्लोफेनाक ऐसे में होती है एलर्जी, मैं खुद देखा है। हाइड्रोकोर्टिजोन इंजेक्शन देना पड़ता है रिलीव करने के लिए, एविल वगैरह। तो पूछना पड़ता है कि लेने से पहले इसकी होती है क्या एलर्जी, एसिडोफिलैक और डाइक्लोफेनाक। मैंने देखा है होता है बाबा इसका हाँ, एलर्जी। एसिक्लोफिनेक से होता है। मैंने जीरोडॉल सुना था। जीरोडॉल पी जो आपने लिया ना, जो उसमें एसिक्लोफिनेक है या कोई और डाइक्लोफिनेक तो हो सकता है, हो सर सकता है। किसी भी चीज से किसी को भी एलर्जी हो सकती है। मेरा सिंपल सा कंसेप्ट है, मैं आपको बताती हूँ। मेरे को मसूर दाल से एलर्जी है, ऐसे ही मेरा फेस हो जाता है अगर मैं खा लूँ तो एक चम्मच भी। तो किसी को भी, और मैंने पैरास्टामोल का देखा हुआ है, मतलब पेशेंट को बहुत सीवियर एलर्जी थी। तो कुछ भी हो सकता है। तो मैम अभी आप अपने खाने पीने का थोड़ा सा ख्याल रखो, और मेरे ख्याल से पाठक सर ही बता पाएंगे ट्रीटमेंट इसमें ज्यादा बेटर। सर आप बताओ प्लीज। तो एसिलोफिनेक तो है ही ना सर, आदित्य सर, एसिलोफिनेक तो है ही ना जीरोडोल हाँ पी हाँ, में। उससे हाँ हाँ, हाँ तो उसमें सर हुआ ना, उसी की तो एसिक्लोफिनेक एलर्जी से है। होता है। हाँ हाँ सर उसी हाँ, की तो इसलिए एलर्जी वो, है। कुछ लोगों को हाँ, तो इसलिए हम लोग एंटीबायोटिक से भी अवॉइड हो करते हैं। जाती है। नहीं, मैम जो अभी भी गुड हार्ट की प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो प्रॉब्लम अवॉइड मतलब करते हैं है। एक्चुअली में। डाइक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक सीवियर पेन में देते हैं। पैरासीटामोल से भी जो बैक पेन होता है वो सब आराम मिल जाता है, फीवर रिलेटेड रहता है। तो यूजुअली हम लोग अवॉइड करते हैं इसमें इस कारण से। कटु रोहिणी आदि कषाय ले लीजिए, या बलागुडुच्ची आदि कषाय, तिक्त रसात्मक द्रव्यों का कुछ ऐसे लीजिए तो ठीक हो जाएंगे। मैम आपका मोशन कैसा हो रहा है अभी? मोशन लूज भी नहीं कह सकती, कॉन्स्टिपेटेड भी नहीं कह सकती, आम वाला है। और पेट में जब मतलब मोशन में जाओ तो पेन मरोड़ हो रही है। हाँ तो पेट भी तो खराब है ना सर, इनका हाँ पोस्ट डॉक्टर अनुरिता खराब। मैम, आपने ऐसे केस देखे हैं एलोपैथी के मेडिसिन का साइड इफेक्ट, उसमें क्या दिया है आपने? अनुरिता मैम सुन रही हैं? अनुरिता मैम है कि चली गई? अभी अनम्यूट कर पा रही हूँ सर। हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ बताइए, हेलो आप क्या देंगी ऐसे रिएक्शन में? सर, ये जो भी रिएक्शन की कोई भी ड्रग्स रहने दीजिए, इट इज एन ऑब्वियस, इट्स एन केमिकल, और किसी को ये रिएक्शन इतना दे सकती। मैं खुद वैलिसन सर्वाइवर हूँ, सबको मालूम है सर। इसमें आपने जो बोला ना, तो भूनिम्बादी क्वाथ भी और कटुक रोहिणी आदि कषाय, ये दोनों भी चीजें में से जो भी तिक्त रसात्मक है वो चीज इनको सबसे पहले जानी चाहिए। मैं से इसमें वासा गुडुचि, क्योंकि ये तीव्र रक्त पित्त की तरह बहुत, जहाँ यहाँ पे दाह भी है और वो बता रहे कि काफी पेन भी हो रहा है, इचिंग भी हो रही है, तो इसकी वजह से यहाँ पे आप गोदंती प्रवाल और उसके साथ में जो गुडुचि है, वासा है, ये रक्त पाचक और रसपाचक है, दोनों भी चीजें देनी चाहिए। बिकॉज एक्यूट ये है तो बहुत जल्दी सबसाइड हो जाएगा। सबसे पहले एक विरेचन इनको दे दीजिए। एक विरेचन अगर इनमें यस जाता यस। है और ये, तो दाह तुरंत कम हो जाएगा। और वो भी जिसे बोलते हैं कि मृदु विरेचन ही सही, और रिपीट रात को आज एक भले वो जिसे बोलते हैं बहवा है या त्रिवृत है या कुछ ऐसा का, जो सोनामुखी है, जो बहुत स्ट्रांग नहीं है, वो देके उनका विरेचन करा ले, और सुबह उठने के बाद में फिर से त्रिवृत अवलेहम या कुछ कषाय दे दीजिए, जिसकी वजह से इनको विरेचन होना चाहिए। और दूसरा चीज, सबलिंगुअल अगर ये सुवर्ण सुच्छेखर ले लेती है तो भी इनका जो दाह है और थोड़ा सा अभी का जो कंडीशन, चंद्रकला इस कंडीशन में ज्यादा ये करेगी, क्योंकि वो बोल रहे कि उनको फीवर भी कुछ माइल्ड रहता था। तो आई वुड सजेस्ट दिस वन। ऐसे इसमें परिपाठादिक्वाथ भी यूज करती हूँ मैं। दूसरी चीज, किसी ने अभी संजीवनी वटी बोला, सच में संजीवनी वटी बहुत बहुत अच्छा संशमनी है, संजीवनी है ये। देखे देखना चाहिए, बिकॉज patient is into generalized infection, so we use that। में कुछ अगत द्रव्य भी दे तो एक ज्यादा अच्छा हेमोग्राम है। कर लेने से हमें और ज्यादा पिक्यूलर ही हो जाएगा कि WBC काउंट कितना बढ़ा है, एक्यूट कितना ही है, न्यूट्रोफिल से लेके बाकी का ईओसिनोफिल काउंट कितना है, बेसोफिल कितना है, तो चीज में। लेकिन विरेचन सबसे इंस्टेंट देना चाहिए। अच्छा, और डॉक्टर टिंकल यादव जी बहुत कुछ लिख रहे हैं चैट बॉक्स में। टिंकल यादव जी आप बताइए। मैम डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन तो करवाया है, जी सर, न्यूट्रो प्रणाम सर।
हाँ प्रणाम। आप बताइए, आपको प्रणाम क्या सर। क्या करना चाहिए? हाँ बताइए। सर ये पूरा पितृजन्य संप्राप्ति है। अभी मेरे मेरे पास में एक ऐसी ही लेडी है जिनको मैं ट्रीट कर रहा हूँ, और अप्रोक्स 30 साल से वो इसी तरह की बीमारी से पीड़ित थी, और मैंने उनका ट्रीटमेंट किया है तो वो लगभग काफी हद तक ठीक हो गई है। इसमें सर इस तरह की परेशानियों में सबसे ज्यादा जो अच्छा काम करता है वो मैंने ये देखा है कि प्रवाल और मोती पिष्टी अगर हम लोग दे रहे हैं तो तुरंत मरीज को 10-15 मिनट में ही आराम मिल जाता है। 2.5 mg रस पाचक रक्त पाचक भी सर बहुत अच्छा आराम इसमें देते हैं। तो ये 2 चीजें ही मैडम को काफी अच्छा आराम दे सकती है मुझे लगता है। सर ये कितनी मात्रा में कितनी बार देंगे सर? प्रवाल पिष्टी मोती पिष्टी टीआईडी देंगे या क्यूआईडी देंगे सर? टिंकल यादव जी सुन पा रहे हैं? टिंकल यादव जी शायद आवाज नहीं जा रही है। हाँ डॉक्टर परमिंदर मैम, आप कुछ बताना चाहती हैं? ये 250 mg की हाँ जी सर, नमस्ते सबको। सर मुझे एक्चुअली इन वाले पेशेंट्स में मतलब जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मतलब मैं आयुर्वेद का फॉलो करती हूँ, तो इनमें मतलब मैंने देखा कि पहले इंटरनल स्नेहन करना चाहिए, चाहे आप इनके केस में तिक्तक घृत के साथ कर दीजिए, और उसके बाद जैसे वो डॉक्टर साहब ने बोला शोधन, मतलब उसमें विरेचन सबसे सही रहेगा। और ये 2 चीजें करने के बाद मैंने देखा कि ऐसे पेशेंट्स को रसायन जरूर देना चाहिए, जैसे ब्रह्म रसायन हो गया। मैंने 1-2 पेशेंट्स में तुवरक रसायन भी यूज करा, जो नॉर्मली कई बार सोरियासिस में देते हैं। तो ये पेशेंट मतलब फिर ना ये एलर्जी फ्री हो जाते हैं, अगर इनको ऐसे किसी मॉलिक्यूल से भी एलर्जी हो रखी हो। तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये मतलब मैंने अपने में ऐसे देखा है, इंटरनल स्नेहन और फिर शोधन और उसके बाद रसायन। अगर ऐसा ये फॉलो करेंगी तो मतलब अभी के लिए तो इनको रिलीफ होएगा ही होएगा, और नेक्स्ट टाइम मतलब ऐसा कुछ कंडीशन ना हो किसी और ड्रग की वजह से भी, क्योंकि बेसिकली देखने से तो ड्रग एलर्जी ही लग रही है। तो ये इनके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है। और डॉक्टर मंगला मैम भी कुछ बोलना चाहती हैं। मैम ने बहुत पेशेंट देखे हैं। डॉक्टर मंगला मैम, आपने जो चैट बॉक्स में लिखा है बताइए मैम। हाँ सर, मैंने ऐसा देखा था। चालू है मेरा पेशेंट, तो रिजल्ट मिल गया 2 दिन में ही। सुदशेखर दिया था मैंने, मेरे पास सुदशेखर और त्रिफला गुग्गुल और गंधक रसायन दिया था, और विरेचन के लिए दिया था, तो 2 दिन में आराम मिल गया सर। सर अभी तो मैम का जो है आम दोष हो रहा है ना, इनकी ग्रहणी दृष्टि हो रही है सर। तो वो बता रही थी कि म्यूकस निकल रहा है, पर मरोड़ दे के दर्द हो रहा है सर। तो उसके हिसाब से हम क्या विरेचन यूज करेंगे इनके में? इसमें त्रिवृत लेम भी अच्छा काम करेगा, लेकिन ये शमन का जो मैम बताई ना मंगला मैम, वो मुझे ज्यादा सही लग रहा है, ज्यादा सही है। कुछ शेखर वगैरह मैम ने जो बताया वो एकदम बहुत परफेक्ट है। तो सर इस केस में पहले हम लोग आम पाचन करेंगे और साथ में शमन चिकित्सा देंगे, और बाद में फिर विरेचन करेंगे। मैम सुदशेखर से होगा आम पाचन, वो तो बराबर होगा। अच्छा मैम। मैम मेरे पास, मैं अभी घर पे हूँ ना, तो मेरे पास अविपत्तिकर है, गंधक रसायन है, और गिलोय सत्व है, खदिरारिस पड़ा हुआ, रस पाचक और रक्त पाचक। मतलब ये कुछ ही मेडिसिन है, तो मेरे पास सारी मेडिसिन यहाँ पे हैं भी नहीं। और कफ हो रहा है तो इसलिए मैं घी भी नहीं ले पा रही हूँ, इसीलिए नहीं ले रही हूँ। अग्नि तो है नहीं इतनी अच्छी कि मैं घी ले लूँ और मैम थोड़ा सा उसमें काली मिर्च या पंचफोड़ डालकर ले लो ना, मतलब आधा चम्मच गरम देसी घी लिया, जैसे उसमें डाल लिया, थोड़ा सा पंचफोड़ डाल लिया और हल्का सा सेंधो नमक डाल लिया। तो सेंधो सॉल्ट भी छेदन है, या तो चाहे मरीच डाल लीजिए, जो भी आपको पता है छेदन प्रमाथी है, तो काट कर तो निकालेगी ही। त्रिफला घृत, पटोलादी घृत ले सकते हो, और आपको ज्यादा नहीं लेने पड़ेगा, 1-2 डोजेस लेने पड़ेंगी बस। पर आप रसायन जरूर ले और मैम लेना वो है। मंगा लीजिए जो मंगला मैम ने बोला है, वो आप मंगा लो। मैम लिख दीजिए ग्रुप में मंगला मैम प्लीज सब। डॉक्टर मंगला मैम आप ग्रुप में लिख दीजिए, बहुत बढ़िया बताया आपने। हाँ सर। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, टाइम हो गया। थैंक यू, प्रणाम। विनीता मैम आप सुबह तक ठीक हो जाइए दवाई मंगा के। थैंक यू सभी लोगों को। प्रणाम सभी लोग। प्रणाम।